हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? ऑल वेल दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे अपन बीसीके का बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के अदर मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या क्या कराया था? लास्ट क्लास में डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को डिटेल में समझाया था, राइट। टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से थोड़ा सा इश्यू हुआ था, राइट। आज क्लास में थोड़े से ज्यादा नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कवर करेंगे आज टाइम से, बिल्कुल वी आर लाइव। So let's start with the revision part and then we'll go to again new factors, new environmental factors आज डिस्कस करने वाले, राइट। थोड़ा सुनने का काम ज्यादा है, थोड़ा ध्यान से सुनना और छोटी छोटी बातें जो जो जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना है और कॉन्सेप्ट्स को पिक करना है और फिर उसके बेसिस पे एमसीक्यूज होंगे एज डिस्कस। जैसा मैंने कहा था कि मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तुम लोगों को पहले जितने इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उनको डिटेल में कवर कराऊंगा, एमसीक्यू उसके बाद करते हैं ताकि सारे जरा फैक्टर हो जाए, राइट। चलो, अपन ने डेमोग्राफी किया था, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, अगेन ग्लोबल एंड कॉम्पिटिटिव। इतने सारे मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं आउटसाइड द फॉर्म। इनको हम हर एक बिजनेस को डील करना होता है। हम जो चीज इसके अंदर सीखते जा रहे हैं, जो हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं एंड आप डेवलप कर रहे हो, वो है कि किस टाइप के अपॉर्चुनिटी और किस टाइप के थ्रेट इस मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से बिजनेस के इन्वायरमेंट में अराइज होते। तो लास्ट किया था डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। बोलो कैसे डिफाइन किया था मैंने? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू, बोलो मेरे साथ, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक्स in which the business competes or may compete. Or demographics means the study of population or related to demography. And demography and demographics में हमने बात करी थी एज की, लोकेशन की, रेस की, एथनिसिटी की, पॉपुलेशन के डिफरेंट फैक्टर्स की, जेंडर की, राइट। इसके साथ साथ एथनिसिटी के साथ साथ एथनिक मिक्स की, पॉपुलेशन के साइज की, शिफ्ट इन पॉपुलेशन की, और साथ ही साथ हमने बात करी थी पॉपुलेशन के इनकम के लेवल की, और उसके हिसाब से अर्बन, सब अर्बन, रूरल जैसा पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसका ऑब्वियसली उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इकोनॉमी के अंदर क्रिएट होता है। ये सब बातें अपन ने करी थी, राइट। पॉपुलेशन के स्टडी को कहते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमें मार्केट साइज का पता चलता है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स का पता चलता है, और इसके चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है: पॉपुलेशन साइज, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एथनिक मिक्स एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दैट इज क्लियर टू यू एंड वी स्टडी थ्रू दिस सिस्टम। नाउ पॉलिटिकल लीगल सिस्टम, एक बड़ा ही छोटा सा पॉलिटिकल लीगल सिस्टम। पॉलिटिकल लीगल सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल लीगल सिस्टम? अगर मैं तुमसे बोलूं डिफाइन करने के लिए मेरी तरह, तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल लीगल सिस्टम? ध्यान से सुनना डायग्राम से, और इससे पहले मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और तुमको समझ में आएगा क्या ये पॉलिटिकल लीगल सिस्टम है। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना इस पूरे वीडियो को। जस्ट इट इज लाइव, जस्ट वॉच इट। न्यू दिल्ली, इंडिया। और इसके एक एक चीज को ध्यान देना। The House Leader enters and calls the meeting to order. Suddenly, members of the minority party rush the bench, triggering a violent free-for-all on the assembly floor. Microphone stands are torn from desks, then hurled like spears, and used as clubs to beat opponents into submission. Fist fights erupt, and chairs are turned into weapons. Frightened lawmakers run for cover and hide under the tables. The enraged politicians continue pummeling each other as the House Leader's desperate pleas to end the brawl are ignored. ये चल क्या रहा है? ये पॉलिटिकल लीगल सिस्टम है क्या इंडिया का? यही पॉलिटिकल लीगल सिस्टम है क्या? डिफाइन कर सकते हैं क्या? बताओ, क्या डेफिनेशन दोगे आप पॉलिटिकल लीगल सिस्टम की? जरा मैं आपसे सुनना चाहता हूं, तुम सबसे सुनना चाहता हूं। ये पता है क्या था? ये यूपी का, मैं किसी यूपी के आदमी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये यूपी का लेजिस्लेटिव असेंबली था, विधानसभा जिसको बोलते हो, राइट।
ऐसे ही लोग कानून बनाते हैं और यही लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। यही पार्लियामेंट्रियंस, यही असेंबलर्स, यही एमएलएज, यही जाकर के वहां लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठ करके क्या बनाते हैं? कानून बनाते, कानून पास करते, और उन्हीं से ये पूरा सिस्टम चलता है और इसी इन्वायरमेंट के बीच में बिजनेस रहता है। अगर तो इन्वायरमेंट ऐसा होगा और तो पॉलिटिकल लीगल सिस्टम ऐसा होगा तो किस टाइप की बिजनेस होगी, किस टाइप की इकोनॉमी डेवलप होगी, किस टाइप के अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्रिएट होंगे, ये सोचने वाली बात है, राइट। अगर मुझसे कोई कहता है सर डिफाइन करो ना पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस सिंपल सा डेफिनेशन दूंगा जैसा स्टैंडर्ड डेफिनेशन तुम लोगों को बताया था। क्या दिया था तुम लोगों को डेफिनेशन? पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट refers to the different aspects of politics and law in which the business competes और मे compete, isn't it? तुम लोग लाइव हो, सुन रहे हो? क्या बोला मैंने? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड लॉ इन विच द बिजनेस कंपीट्स और मे compete इन फ्यूचर, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, इन एनी कंट्री। पॉलिटिक्स से हमारा क्या मतलब है? हम क्या चाहते हैं कंट्री में कैसा हो? हम चाहते हैं दो बातें, एक तो सर पीस एंड स्टेबिलिटी हो, पीस एंड स्टेबिलिटी हो। इस पे डिपेंड करेगा कि किस कंट्री में किस टाइप का नेचर का बिजनेस इन ग्रो करेगा। अगर मान लो किसी कंट्री में रोज लड़ाई होती है, अगर तुम्हें भेज दिया सोमालिया और पैसे लेके भेज दिए 200 करोड़, अरे 200 करोड़ तो छोड़ो, तुम वापस नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे वापस? क्योंकि वहां इतना ज्यादा सिविल वॉर है, वहां इतनी लड़ाइयां हैं, इतना झगड़ा है, इंसान, पैसा तो छोड़ो, इंसान भी वापस नहीं आता। पॉलिटिकल लीगल सिस्टम वहां का ऐसा है जो डिजास्टरस है। पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वहां थ्रेट ही थ्रेट है। इसी तरह से अगर कोई ऐसी असेंबली हो जहां की एमएलए जी आपस में लड़ रहे हो, सिर फोड़ रहे हो एक दूसरे का, वहां किस टाइप की पीस एंड स्टेबिलिटी होगी? वैसे स्टेट में, वैसी कंट्री में बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि यही वो इन्वायरमेंट है जिसमें बिजनेस कंपीट करता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो लॉ बनाएंगे, बिजनेस पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा, रूल एंड रेगुलेशन देंगे, लीगल सिस्टम देंगे, पुलिस काम करेगी। पुलिस ही अगर चोर होगी तो काम कैसे करेगी, राइट? पुलिस ही अगर करप्ट होगी तो काम कैसे होगा? तो ये सब चीजें क्या होंगी? पीस एंड स्टेबिलिटी, जनरल पीस एंड स्टेबिलिटी इन दैट रीजन, इन दैट कंट्री, राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंड जब उससे भी ज्यादा जरूरी चीज वो है एटीट्यूड ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स टुवर्ड्स बिजनेस। अगर जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया, ऐसे लीगल नहीं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अगर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वैसे होंगे जैसे कि उस वीडियो में लड़ते हुए दिख रहे थे, तो वो किस नेचर का ग्रोथ करेंगे, कैसा वो बिजनेस के बारे में सोचेंगे, कैसा वो इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें कोई भी बिजनेस अच्छे से काम करेगा और कंपीट करेगा? मुश्किल है, राइट। तो दिस इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, अगर ये दो चीजें पॉजिटिव होंगी तो वहां पे अपॉर्चुनिटी होगी, और दो चीजें नेगेटिव होंगी, उस इन्वायरमेंट में थ्रेट होगा। इसीलिए देखो, बड़े बड़े इन्वेस्टर किसी भी कंट्री में जाने से पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चेक करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चेक करते हैं, ब्यूरोक्रेसी का लेवल चेक करते हैं, देखते हैं कि वहां के जो एमपी एमएलएज हैं वो किस नेचर के हैं, क्या वो प्रो बिजनेस है या अगेंस्ट बिजनेस है। रोज कोई ना कोई हर्डल क्रिएट करते रहेंगे, तो वहां जाके पैसे लगाने का क्या फायदा? गॉट द पॉइंट? ये हो गया पॉलिटिकल सिस्टम हमारा, ये हो गया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी या थ्रेट दोनों क्रिएट होंगे, राइट। किसी कंट्री में स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो वहां बिजनेस के लिए माकूल माहौल होता है, और जिस कंट्री में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है, आया सनम जाया सनम, आओ सनम जाओ सनम, रोज सरकार गिराओ सनम, नई सरकार बनाओ सनम, वहां उस स्टेट की, उस कंट्री की डेवलपमेंट पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तभी जब जनता वोट करती है तो वो एक स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ जाती है, वो चाहती है कि एक स्थिर सरकार हो, ठीक है। दूसरी बात,
मैंने कहा था लॉ, पॉलिटिकल सिस्टम का लॉ का फ्रेमवर्क कैसे बनता है, यही लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, राज्यसभा में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में और पंचायत के लेवल पे, म्युनिसिपल लेवल पे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग लॉ बनाते, और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग रेगुलेशंस को पास करता है, उसको इंप्लीमेंट करवाता है और हम सब उसको फॉलो करते हैं। ये तो पॉलिटिकल सिस्टम एंड लीगल सिस्टम का बॉन्ड हो गया। लॉ एंड लीगल सिस्टम की बात करूंगा तो मैं कोर्ट्स की बात करूंगा। इंडिया में कितने टाइप के कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, देन लोकल कोर्ट्स है, राइट, लोकल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, हर जगह पे अलग अलग टाइप के कोर्ट्स के जजमेंट आते हैं। एक तो एक्ट बन गए तो वो तो पार्लियामेंट से बन गए, वो तो लेजिस्लेटिव असेंबली से बन गए, तो एक्ट को फॉलो करना तो लीगल सिस्टम का हिस्सा हो ही गया, वो पॉलिटिकल रूट से आया। और दूसरी तरफ कोर्ट का जज कोई डिसीजन दे देता है। जैसे तुम्हें याद होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर लॉ पढ़ रहे होगे, अगर कहीं पढ़ा हो, एक केस था मोहिनी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, कि माइनर को कंपनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। केस किया, केस में डिसीजन दिया जज ने कि हाँ, माइनर को, जब तक वो माइनर है, उसकी डेफिनेशन के अंदर आता है, उसको फैमिली को, उसको जीवन का साधन कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसको लिवलीहुड का साधन देना पड़ेगा। वंस ही बिकम्स मेजर देन ही इज नॉट, यू आर नॉट लायबल टू पे हिम, राइट, लेकिन तब तक तुम्हें देना पड़ेगा। एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी, उसका ना एक दवा था, उसकी एक दवा थी, वो दवा खिलाती, वो कहती थी अगर ये दवा खाओगे तो 3 से 4 डोज लेने के बाद इन्फ्लुएंजा नहीं होगा और फिर कभी वापस भी नहीं आएगा, राइट। क्या हुआ, एक बंदे ने उस दवा को खाया, खाने के बाद उसको फिर से हो गया, उसने जाकर डैमेज का क्लेम ठोक दिया, कंपनी को उसको डैमेज पे करना पड़ा। बोला भाई तुमने प्रॉमिस किया था, तुम्हारे ब्रोशर पे ऐसा लिखा हुआ था, तुम्हारे रैपर पे ऐसा लिखा हुआ था, मैंने वो दवा खाई, मुझे दोबारा हो गया, इसका मतलब तुम्हारी प्रॉमिस झूठी निकली, राइट, यू विल हैव टू पे मी डैमेज कंपनसेशन। ये था कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी, राइट। ऐसा केस, एक जजमेंट आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस सीमेंट कंपनी, कोई जजमेंट आ जाता है, उस जजमेंट को सारे फॉलो करते, ये भी लॉ बन जाता है किसी भी कंट्री का। समझ में आ गई बात। कोर्ट के जजमेंट्स, डिफरेंट लेवल पे कोर्ट के जजमेंट, बहुत सारी कमिटी बनाती है गवर्नमेंट, ये कमीशन, वो कमीशन सुना होगा, ठीक है, मंडल कमीशन, अलग अलग कमीशन एंड कमिटीज बनती हैं, उनके रिकमेंडेशंस आते हैं, उसको गवर्नमेंट फॉलो करती है, या उस कमिटी, उस जजमेंट, उस रिकमेंडेशंस को भी लीगल सिस्टम के अंदर फॉलो किया जाता है, दैट इज ऑल्सो लीगल सिस्टम, उसी के अंदर हम जिंदा रहते हैं। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, किसी कंपनी के लिए अगर लीगल सिस्टम फेवरेबल है, अपॉर्चुनिटी है, लीगल सिस्टम उसके अगेंस्ट चला गया, उसके लिए थ्रेट पैदा हो जाएगी। मैगी पे बैन लगता है, याद करो 2014, मैगी पे 2014 में बैन लगता है, जून जुलाई के महीने में 14 स्टेट्स बैन कर देते हैं मैगी को। ये कैसा था, लीगल इन्वायरमेंट उसके अगेंस्ट चला गया, उस पे बैन लग गया, उसको 3000 करोड़ के आसपास का नुकसान होता है, 45 to 50% मार्केट शेयर वो देखते देखते खो देता है कंट्री के अंदर। कितना बड़ा थ्रेट पैदा हुआ, एक अनफेवरेबल लीगल इन्वायरमेंट की वजह से। इसीलिए अपन पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट को पढ़ रहे, सो दैट कि कल को जब इन्वायरमेंटल एनालिसिस करें तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के इंपैक्ट को समझ पाए। बात समझ में आ गई, बोलो यस और नो। पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट का लफड़ा समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या है, कैसा है, क्यों है, क्या करता है, क्लियर है तुम लोगों को, आवाज एकदम क्लियर आ रही है मेरी तुम लोगों को, ठीक है, किसी को कोई डाउट? वही है, ग्रेट। बिना माइक की आवाज आ रही थी, माइक दूर रखा था फिर भी आवाज आ रही थी। प्लीज रिस्पॉन्ड इफ यू आर गेटिंग माई वॉइस। ओके, यस, थैंक यू। बाकी कहा गए आज? अच्छा सारे हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, स्टेबल गवर्नमेंट विल ब्रिंग मोर रिटर्न्स, यस, यू गॉट इट। चलो ठीक है, ये 2 पॉइंट तो तुम्हें समझ में आ गए। एक बार मॉड्यूल पे आओ, लेट्स सी द मॉड्यूल, देन विल गो टू अनदर पॉइंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक बाद में कराता हूं मैं, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट आओ एक एक करके देखते हैं। क्या मैंने उतनी सारी बातें बताई जितनी सारी मॉड्यूल में, कुछ अलग बोल दिया मैंने? मानवी, ओके, आयुष, थैंक यू, निशा, ठीक है, ओके, ग्रेट। This is partly general to all similar enterprises and partly specific to an individual enterprise. क्या मतलब इसका?
सिमिलर है, सबके लिए लगभग सेम ही होगा ये इन्वायरमेंट, ठीक है। It includes such factor as general state of political development, the degree of politicization of business and economic issues उसकी वजह से पैदा होंगे। The level of political morality, जिस कंट्री में मोरालिटी ना हो, वैसे जैसे कि अभी लेजिस्लेटिव असेंबली में मारते हुए देखा एक दूसरे पे पत्थर, माइक, जो मर्जी, कुर्सियां, जो हाथ में आ रहा था, कागज जो भी था, फाइल फुइल सब फेंक दे रहे थे एक दूसरे के ऊपर, ऐसा सिस्टम हो तो बड़ा लफड़े वाला है। The law and order situation, political stability, political ideology and practices of ruling party, right? The purposefulness and efficiency of governmental agencies, the extent of nature of governmental intervention in the economy, and the industry, government politics, fiscal, monetary, industrial, labor, export, import policies, etc. Specific legal enactments and framework in which the enterprise has to function and the degree of effectiveness with which they are implemented by the steel structure of the country. Bureaucracy का काम है इसको implement करना. Public attitude towards business in general and enterprise in particular and so on. There are three important elements of political environment. One is government, obviously. किस पार्टी की गवर्नमेंट है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, किस टाइप का सोचता है, पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कैसे हैं, वो लड़ाई झगड़े करते हैं या कुछ प्रोडक्टिव काम भी करते हैं, बिजनेस को लेकर के उनका एटीट्यूड कैसा है, सब बातों पे डिपेंड करेगा हमारा पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, business is highly guided and controlled by government policies. Hence, the type of government running a country is a powerful influence on business. A business has to consider the changes in the regulatory framework, their impact on the business. किस टाइप के नए नए लॉज अमेंडमेंट्स, क्या लेबर लॉ आ गया कंट्री के अंदर, किस टाइप की एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम पॉलिसी कैसी है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट कैसी लेके आई, ये सब चीजें पॉलिटिकल लीगल विल पे डिपेंड करती है। Taxes and duties are other critical areas that may be levied and affected by business. Next, for example, the Indian government is promoting manufacturing sector through campaigns like Make in India, Skill India, right? अब मेक इन इंडिया बनाया बहुत अच्छा, स्किल इंडिया बनाया बहुत अच्छा, बहुत सारे इंडिया बनाए, लेकिन डिजिटल इंडिया बनाया बहुत अच्छा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ब्यूरोक्रेसी ने, स्टील स्ट्रक्चर ने, तुम्हारे सिस्टम ने उसको कैसा इंप्लीमेंट किया, क्या उसके रिजल्ट आए, अगर इकोनॉमी को बूम मिला, उससे बूस्ट मिला, इसका मतलब रिजल्ट आए, और नहीं मिला तो नहीं आए, ये भी देखना होगा, राइट। लीगल, businesses prefer to operate in a country where there is a sound legal system. And legal system किसको बोलते हैं, कोर्ट को, different kind of courts, judgments and law made by the parliament or legislative assembly or municipal corporations lower level पे, local government द्वारा, and at the same time implemented by bureaucracy. However, in many countries, businesses must have a good working knowledge of the major laws protecting consumers, competitions, organizations. Business must understand the relevant laws relating to companies, competition, intellectual property, foreign exchange, labor, and so on. देखो, तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिजनेस लॉ का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो, कंपनी एक्ट के कुछ सेक्शन पढ़ने वाले हो, बिजनेस लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने वाले हो, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने वाले हो, आगे चल के कंपटीशन एक्ट पढ़ने वाले हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा फेरा, ऐसे एक्ट पढ़ने वाले हो, बहुत सारे लेबर लॉज हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं उसके रिलेटेड लेबर लॉज हैं, वो सब तुम आगे चल के पढ़ोगे, धीरे धीरे सीए इंटर में कुछ पढ़ोगे, अभी सीए फाउंडेशन में, ये सब क्या है, ये सब लीगल सिस्टम का हिस्सा है। जीएसटी आ गया जुलाई 17 में, 2017 में, जीएसटी अपने आप में क्या एक लीगल सिस्टम है, इसका बिजनेस पे बहुत प्रभाव पड़ा, कुछ बिजनेस के कॉस्ट बढ़ गए और किसी को बेनिफिट हो गई, राइट। तो अलग अलग बिजनेस के लिए इस जीएसटी के अलग अलग बेनिफिट्स एंड लॉसेस थे, राइट। कुछ इसका गुणगान करते हैं, कुछ को भारी नुकसान हुआ। पॉलिटिकल, राइट, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस एंड लिमिट ऑर्गेनाइजेशंस अपार्ट फ्रॉम स्पोर्डियक मूवमेंट्स against certain products, service organization, politics has deeply seeped into unions also. Special interest groups and political action committees put pressure on business organizations to pay more attention to consumer rights, minority rights and so on. कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, कुछ बिजनेस कंज्यूमर राइट्स के लिए काम करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ऑलरेडी इस कंट्री में है, कुछ
अलग अलग रीजन में, जैसे ट्राइबल एरिया है, माइनॉरिटी एरिया है, वहां काम करते हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, वाटर की क्लीनलीनेस, रिवर्स की क्लीनलीनेस के लिए काम करते हैं। वो सब गवर्नमेंट पे, बिजनेसेस पे लगातार दबाव बनाती है। अरे नदी गंदी क्यों हो रही है, ये इंडस्ट्री के नाले क्यों गिर रहे हैं, इसको हटाओ, क्यों लगा रखा है तुमने यहाँ पे, राइट। तो ये सारे फैक्टर है जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सब पॉलिटिकल रीजन है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, राइट। सब दिमाग में आपको सुनना है, समझना है, जनरल बातें रखना है, राइट। अब मैं बात करूंगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो तीन फैक्टर कौन कौन से हो गए, गवर्नमेंट हो गया, लीगल सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। पॉलिटिकल और जनरल बातें क्या हो गई कि जनरल पीस एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए कंट्री में, एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइट। और जो हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि ये पॉलिटिकल लीगल सिस्टम कैसा चलेगा। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर किसने, लॉ किसने बनाना है, लेजिस्लेचर वहां से पास होने हैं, पार्लियामेंट से, लेजिस्लेटिव असेंबली से या लोकल गवर्नमेंट से। फिर कोर्ट से बहुत सारे एक्ट्स निकल के आने हैं, लीगल सिस्टम से वहां से बहुत सारे रिव्यूज होने, बहुत सारे जजमेंट्स आने, बहुत सारे ऐसे लीगल कमिटीज बनते हैं, उनके रिकमेंडेशन आने होते हैं। उसके बेसिस पे सबका असर हमारे जिंदगी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर पड़ता है, राइट। इतना क्लियर है तुम लोगों को? डन है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, बट अपने को समझना है कब कौन सा इन्वायरमेंट मुश्किल में डाल गया हमें। अब तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, बताना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से तुम्हारा क्या मतलब है। मैं कुछ बातें करता हूं, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि बताओ इंडिया की इकोनॉमी के कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर्स हैं, तो क्या बताओगे? सेक्टर्स, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्लीज मुझे बताओ। इकोनॉमिक्स के सारे बच्चे इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा 11th 12th क्लास में। कौन कौन से सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है हमारे यहां? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी सेक्टर है। तीन टाइप के सेक्टर है हमारे यहां, बोलो यस और नो। कौन कौन से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है? इकोनॉमिक सेक्टर कौन कौन से हैं? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। प्राइमरी में क्या क्या चीजें आती हैं बताओ, कौन बताएगा फटाफट? सवाल है मेरा, प्राइमरी में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, प्लीज टेल मी। कौन कौन से बिजनेसेस प्राइमरी सेक्टर में आते हैं? एग्रीकल्चर कहां आता है? माइनिंग कहां आता है? मैन्युफैक्चरिंग कहां आता है? सर्विसेज कहां आते हैं? है ना, ये सेक्टर्स मैंने डिफाइन कर दिए। अब ध्यान से सुनना, क्या ये किसी कंट्री का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो सकता है? मान लो मेरी कंट्री में, ध्यान से सुनना, मैं इंडिया हूं या मैं अमेरिका हूं। दो कंट्री का एग्जांपल लेता हूं, एक तरफ इंडिया है, इंडो यूएस भाई भाई, हाँ चल ध्यान से सुनना, एनालिसिस है। अगर मैं बोलूं इंडिया है, यूएस है, यूएस एक मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन कंपनी है और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। और इंडिया सर्विस सेक्टर वाला, सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है। इसका मतलब क्या, ये सेक्टर से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कोई लेना देना है क्या? बिजनेसेस को कोई लेना देना है क्या? मतलब इंडिया में अगर जाएंगे तो सर्विस से रिलेटेड बिजनेसेस के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यस और नो। यूएस में जाएंगे तो वहां मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेकेंडरी सेक्टर का लेकर के बड़ा जोर है, उसकी इकोनॉमी का 70% कंट्रीब्यूशन यहां से आता है। भारत है, इंडिया के बारे में एक बार और कहते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, मतलब ये एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। मतलब यहां एग्री बिजनेस, एग्री प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्री बिजनेस, ठीक है। इसके बाद यहां पे बहुत सारा ऐसा फूड प्रोसेसिंग, ऐसे काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो सकती है अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं या इंडिया की बात करूं खास करके, राइट। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग सेक्टर की इंपॉर्टेंस है, तो वहां उस टाइप का माहौल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और उस टाइप का वहां पे टेम्पो है, वहां वैसे बिजनेसेस को ग्रोथ ज्यादा मिलती है, राइट। एक तो ये फैक्टर हो गया। अब देखो दूसरे तरीके से पूछता हूं, देखो जरा बात कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, बात कर रहे हैं, मैं तुमसे एक और सवाल करता हूं, बताओ इंडिया की टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है, किस टाइप की इकोनॉमी है?
भारत की इकोनॉमी कैसी है? तुमसे पूछता हूं, इंडिया की इकोनॉमी किस टाइप की है? तुम क्या बोलोगे, बताना जरा। कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, या मिक्स्ड है? टेल मी। कैपिटलिस्ट बोले तो प्योर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ है, सोशलिस्ट बोले तो गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है। आज दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो पूरी तरह से सोशलिस्ट है, राइट? और मिक्स्ड है, चाइना और रशिया भी सोशलिस्ट नहीं रहे, वहां भी कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों का मिक्स है। कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है और कुछ प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट प्लेयर्स कंट्रोल्ड है। अमेरिका जैसी कंट्री प्योर कैपिटलिस्ट है, और तीसरा हो सकता है मिक्स्ड है। तो अपन कैसे हैं? अपन मिक्स्ड इकोनॉमी है, बहुत अच्छे। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी होने से कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट होता है क्या? मतलब यहां एक चीज तो क्लियर है, ध्यान से सुनना, कि जब भी कोई बिजनेस करेगा तो यहां गवर्नमेंट का बहुत सारा परमिशन लेना पड़ता है। लेना पड़ता है क्या? अच्छा, मोदी जी आए तो उन्होंने कहा मैंने बहुत सारे एक्ट खत्म कर दिए, मतलब परमिशंस का लेवल कम कर दिया, बट स्टिल आज भी यहां पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज को टक्कर देती है। जैसे माइनिंग के सेक्टर में चले जाओ, स्टील के सेक्टर में चले जाओ, कोल में चले जाओ, तुम अपना ऑयल एक्सप्लोरेशन में चले जाओ, तुम्हें आज भी बहुत सारी सरकारी कंपनियां मिलेंगी। नवरत्न कंपनियां है ना गवर्नमेंट की, पीएसयूज, राइट? अच्छा, हाइड्रो पावर में चले जाओ, थर्मल पावर में चले जाओ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, डिफेंस में चले जाओ, बहुत सारा सेक्टर आज भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। वहां जब कोई प्राइवेट पार्टी आती है तो उसका कंपटीशन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड कंपनी से होता है। अब देखो यहां पे अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, और मान लो अमेरिका में जाओ तो एकदम सब प्राइवेट प्लेयर के हाथ में है, तो वहां अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी कंट्रोल्ड नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, डीरेगुलेटेड है, पूरी तरह से पूरा छूट है। जो धंधा करना चाहते हो, कॉम्पीट कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? सो टाइप ऑफ इकोनॉमी कैसी है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कैसी है, इन सबसे अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का लेना देना है। अभी एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का लेना देना कैसे है, ध्यान से सुनना। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी ग्लोबल है, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना, और बातों में जरा एग्जांपल जब मैं घुमाता हूं तो उसको जरा पकड़ना। पूरी दुनिया की इकोनॉमी ग्लोबल है, ओके? यूएस भी ग्लोबल, इंडिया भी ग्लोबल। ऊपर बताया इंडिया की इकोनॉमी सर्विस ड्रिवन है। हम जो भी सर्विसेज क्रिएट करते हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मान लो आईटी के फील्ड में सर्विसेज दे रहे हैं, बैंकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज दे रहे हैं, और मिसलेनियस सर्विसेज दे रहे हैं, इसका सबसे बड़ा टेकर यूएस है। मतलब इंडिया में फर्म्स सर्विसेज क्रिएट करती हैं और यूएस में इसका कंजम्पशन होता है। सबको समझ में आया? कंजम्पशन दुनिया में सबसे ज्यादा भारत सर्विस बना, जो भी क्रिएट करता है, सर्विसेज देता है, सबसे ज्यादा इंडिया की सर्विसेज का यूज यूएस करता है। चाहे वो बीपीओ केपीओ हो, चाहे वो आईटी की सर्विसेज हो, से यूएस की टोटल सर्विस कंजम्पशन का 30% सप्लाई इंडिया से होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो अपने लिए 30% अपॉर्चुनिटी है यूएस में, खूब सारा अपॉर्चुनिटी है इंडियन फर्म्स के लिए। बोलो यस और नो है? बोलो ना, इंडियन फर्म्स के लिए यूएस में खूब सारा अपॉर्चुनिटी है, यस और नो? मतलब उनकी इकोनॉमी का, उनकी सर्विस रिक्वायरमेंट का 30% इंडियन फर्म्स पूरा करती हैं, तो अपने को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, राइट? बोलो श्रुता, निशा, श्रवण, साहिल, आयुष। नहीं, मतलब पूरी अपॉर्चुनिटी है अपने को, ग्रेट। अब ध्यान से सुनो, अपन सर्विस ड्रिवन, ये इकोनॉमी यूएस की मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन है मेजरली। इसकी इकोनॉमी का टाइप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर बहुत प्राइमरी है, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे फोकस है। अब क्या हुआ, नजर बदले, नजारे बदले, मौसम के इशारे बदले, वहां आता है ट्रंप, सन की बादशाह ट्रंप। ओके, ठीक है, ट्रंप आया। ट्रंप ने क्या किया? आने के साथ वन अमेरिका, ग्रेट अमेरिका, मुझे अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, ये करो, ये वीजा कैंसिल करो, H1B1 वीजा कैंसिल करो। रोज सुनते हो ना ट्रंप के सन की दिमाग की उपज। रोज वो नए नए नौटंकियां करता रहता है, रोज नए नए नौटंकियां करता है। कहानी नहीं सुना रहा हूं तुम्हें, पूरा एनवायरमेंट समझा रहा हूं, इसी तरह से पढ़ना है, इसी तरह से समझना है, ठीक है? उसने क्या किया? उसने बोला कि भाई मुझे अपने लोगों को रोजगार देना है, भाड़ में जाए दुनिया, नहीं लेना सर्विस तुम्हारा। हम ऐसा करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में तो हम बहुत हैं, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हम सर्विस सेक्टर को, ध्यान से सुनना, उसमें इलेक्शन में वादा किया अपनी कंट्री के लोगों से, वन अमेरिका, ग्रेट अमेरिका वंस अगेन,
अमेरिका ग्रेट वंस अगेन, ऐसा उसने नारा दिया, ट्रंप ने ट्रम्पेट बजाया और उसने बजाया सर्विस सेक्टर को हम फिर से स्ट्रेंथन करेंगे और जो बाहर से सर्विसेज यूज करते उसकी क्वांटिटी, उसका परसेंटेज कम करेंगे और हम डोमेस्टिक सर्विसेज यूएस के अंदर ही सर्विसेज पैदा करेंगे और अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे जो इतना ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है कंट्री के अंदर, राइट। ऐसा करने के लिए उसने सर्विस सेक्टर पे मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जोर देना शुरू किया, खूब फोकस करना शुरू किया। जैसे उसने फोकस करना शुरू किया, अब धीरे धीरे वो सर्विसेज के मामले में सेल्फ रिलायंट होती गई यूएस की इकोनॉमी और हमारा जो 30% सप्लाई था ये घट के मैक्स 15% रह गया यूएस के अंदर। मतलब जहां हम उनकी टोटल सर्विस रिक्वायरमेंट का 30% इंडिया से देते थे, इंडियन फर्म सर्विस करती थी, आज वो रिक्वायरमेंट घट करके 15% हो गई। क्यों? क्योंकि यूएस की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। क्या देखने को मिला? शिफ्ट, इसे बोलते हैं शिफ्ट इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में शिफ्ट होता है तो इसकी वजह से कभी अपॉर्चुनिटी और कभी थ्रेट क्रिएट होती है। बताओ, यूएस इकोनॉमी में जो सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुआ मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रंप के आने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, ये शिफ्ट इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आया या थ्रेट लेके आया? यू हैव टू डिसाइड, टेल मी। अपॉर्चुनिटी लेके आया या थ्रेट लेके आई? ये वाला एग्जांपल, ये वाला शिफ्ट इन इकोनॉमी इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आई या थ्रेट लेके आई? ऐसे समझना है हमने, लॉजिक से और रियल लाइफ एग्जांपल से। ये ट्रंप के आने के बाद सही में हुआ अमेरिका और इंडिया के बीच में, और इसीलिए कई मामलों में हमारे रिश्ते खराब भी हुए। ठीक है, ऐसा है। अभी इंडिया पे सैंक्शन लगाने की वो बात कर रहा है, रोज धमकियां देता रहता है, नहीं नहीं, राइट। और फिर कहता है इंडिया और चाइना के बीच में मैं दोस्ती भी कराऊंगा। आशना, थैंक यू सो मच। ऑल, साहिल ग्रेट, निशा ग्रेट, बिल्कुल सही समझा। ये नया शिफ्ट जो था इंडिया के लिए थ्रेट लेके आया। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज इकोनॉमी एंड शिफ्ट इन इकोनॉमी। जब भी इकोनॉमी की करवट बदलती है, कभी इधर कभी उधर, इस इन्वायरमेंट की वजह से किसी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी और किसी के लिए थ्रेट पैदा होता है। इंडिया के लिए थ्रेट हुआ, मतलब इंडियन फर्म्स की मैं बात कर रहा हूं। इंडिया मतलब इंडिया एज ए कंट्री नहीं, इंडियन फर्म्स के लिए थ्रेट पैदा हुआ है ना। बात समझ में आ गई? क्लैरिटी हो गई तुम लोगों को? कोई डाउट? कुछ नहीं। चलो पहले इतनी बातों को नोट करो मेरे साथ। ये सारे एग्जांपल्स पहले अपने कहीं ना कहीं उतारो, एक लाइन से उतारो, इसको पिक करो। इधर कुछ नहीं लिखना, यहां से लिखना है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। प्लीज नोट डाउन एंड देन विल मूव। जैसे जैसे नोटिंग होते जाए मेरे को बताएंगे आप लोग, प्लीज। ये शिफ्ट इन इकोनॉमी का एग्जांपल हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार पूछ देता है एग्जाम में। और किसका हूं? आगे करूं? ग्रेट, और आगे कर दूं? यस।
समझ में आ गया, नोटिंग हो गई? प्लीज टेल मी, कंफर्म करो सो दैट कि मैं आगे बढ़ूं। डन हो गया? डन बोलो, डन हो गया, नोटिंग हो गई। बहुत सिंपल सा था, कुछ भी खास नहीं था इसके अंदर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल बातें थी जो मैं कर रहा था यहां पे। ओके डन, थैंक यू। चलो अब ध्यान से सुनो। अब मैं कभी कहता हूं कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, इससे बिजनेस को फायदा होगा या नुकसान? कभी मैं कहता हूं कंट्री में इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट हमारे फेवरेबल है, अनफेवरेबल है। कभी मैं कहता हूं इंप्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, राइट? डिफरेंट सारे फैक्टर्स, मैं बहुत सारे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट घट रहा है, बढ़ रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करता हूं मैं, सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। मैं कहता हूं इकोनॉमी में सेविंग बढ़ रही है, एसेट क्रिएट होने वाला है, बिजनेस के लिए फायदा है या नुकसान है, राइट? मैं कह रहा हूं रूपी मजबूत हो रहा है, रूपी कमजोर हो रहा है, बिजनेस के लिए फायदा है या नुकसान है? मैं कहता हूं स्टॉक एक्सचेंज की मूवमेंट बेहतर हो रही है, कभी कहता हूं नहीं, स्टॉक एक्सचेंज नीचे के मुंह के भर गिर रहा है, राइट? बुल नहीं, बियर फैक्टर हावी हो गया है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो इससे हमारे बिजनेसेस के लिए फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशन तैयार होती है, राइट? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट तैयार होते हैं, इन्हें हम कहते हैं डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट टाइम टाइम पे बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आती है। लास्ट टाइम 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आई थी। तो गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पे डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आती है। कभी गवर्नमेंट टैक्स की पॉलिसी लेके आती है, कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी लेके आती है, कभी कोई ट्रेड पॉलिसी लेके आती है, कभी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आती है। अलग अलग पॉलिसीज का हमारे बिजनेस पे, कभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की पॉलिसी लेके आती है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पॉलिसी लेके आती है। अलग अलग पॉलिसीज का हमारे बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव असर पड़ता है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्रिएट होती है। दीज ऑल्सो आर टू ऑफ द इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जिसके बेसिस पे हमें बहुत सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में कभी अपॉर्चुनिटी एंड कभी थ्रेट देखना पड़ता है। कितनी बातें मैंने कर दी? एक बार तो मैंने करा इकोनॉमिक सेक्टर्स का, दूसरी बात मैंने करी इकोनॉमिक के टाइप की, और तीसरी बात मैंने करी डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स की या फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, और थर्ड इंपॉर्टेंट बात करी मैंने इकोनॉमिक पॉलिसी, फोर्थ इंपॉर्टेंट बात करी मैंने इकोनॉमिक पॉलिसीज की, राइट? सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते और उससे बिजनेस का इन्वायरमेंट, बिजनेस का काम करने का तरीका, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट क्रिएट होती है, राइट? एक बार अगर मुझे यहीं पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डिफाइन करना हो तो जरा बोल के बताओ कि कैसे डिफाइन करेंगे। मैं नोट करता हूं, तुम मेरे साथ नोट करना। स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो अब तक हम देते आए वही लगेगा। एक छोटी सी बात तुमसे पूछूंगा, तुम्हें जवाब देना होगा, बी रेडी। पहले नोट करो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू द, ध्यान से सुनना क्या वर्ड लिख रहा हूं, नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ, क्या बोला? नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी in which the business competes or may compete। एकदम यूनिवर्सल डेफिनेशन है।
इकोनॉमिक एनवायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ या डिफरेंट नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी इन विच द बिजनेस कंपीट्स और मे कंपीट। जैसे ही मैं बोलता हूं नेचर, तो तुम बोलोगे दो बातें। नेचर का मतलब दो बातें। सर बताइए टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है, टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है, या सर बताओ आप सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इस कंट्री के अंदर कितनी है, राइट? और किस किस सेक्टर में क्या क्या टाइप का फोकस है इस कंट्री का, इस बिजनेसेस का, ये बिजनेस किस सेक्टर के अंदर आती है, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। नेचर को डिफाइन करता है टाइप या सेक्टर। जब मैं बात बोलता हूं डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां दो बातें दिमाग में आती है, उसका पता चलता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, या वो तमाम वेरिएबल्स। जैसे मैंने कहा पर कैपिटा इनकम घटती है बढ़ती है, जीडीपी घटती है बढ़ती है, टैक्स रेट घटते हैं बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट घटते हैं बढ़ते हैं, रेपो रेट घटते हैं बढ़ते हैं। इन सब से मैंने कहा रुपी का मूवमेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। एक अभी कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मूवमेंट किधर की तरफ है, फिजिकल बैलेंस कंट्री का कैसा है, रुपी स्ट्रेंथन हुई है नहीं हुई है, शिफ्ट इन इकोनॉमी हो रही है नहीं हो रही है, सब इकोनॉमिक वेरिएबल है। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट पैदा होता है, डायरेक्शन को बताते हैं, कंट्री किस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, उससे बिजनेस को लेना देना है। एंड द लास्ट थिंग इज क्या लिख दिया मैंने, इकोनॉमिक पॉलिसीज। इस कंट्री में गवर्नमेंट ने, लीगल सिस्टम ने किस टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है, इससे भी हमारे बिजनेस को लेना देना है। तो ये चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक फैक्टर एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, राइट? नोट डाउन ये पूरी डेफिनेशन, चारों टाइप्स नोट डाउन। यहीं से सारे एमसीक्यूज इसी अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं। विल गो टू द बुक, बट उससे पहले मेरा एक सवाल है, पहले नोटो और साथ ही साथ बताना व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी। अगर तुमसे कुछ पूछे कि इकोनॉमी को डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, प्लीज टेल मी। फर्स्ट कॉपी एंड देन टेल मी दिस डेफिनेशन। गूगल नहीं करने का, मेरे को क्लियर कट साफ सुथरा बताने का, गूगल नहीं करने का। गूगल कोई नहीं करेगा, प्लीज, छोड़ूंगा नहीं तो मैं। नोटिंग हो गई? भाई आपके हिसाब से मनी अर्न्ड बाय अ कंपनी इज इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। मैं डेफिनेशन चाहता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी। इकोनॉमी से तुम्हारा क्या मतलब है? देखो मैं तो बिल्कुल खड़ा हो गया सवाल पूछने के लिए। मैंने पोडियम को भी थोड़ा आगे कर लिया, ठीक है? टेल मी, मैं सबके अरीबा बता, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी। देखो छोटी सी बात पूछ दी ना, जरा सी छोटी सी, एकदम छोटी सी बात पूछी है, डेफिनेशन नहीं मिलता, हम सोच पे पड़ जाते। गेटिंग द पॉइंट? छोटी छोटी बातें जो हम रोज ही यूज करते हैं, उसको डिफाइन करने में अपने को टेंशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही जनरल पढ़ते, स्पेसिफिक नहीं पढ़ते, राइट? एग्जाम्पल्स में अपन बहुत सारे ऐसे जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लास में भी और बाहर भी, जोक्स को एग्जाम्पल मान लेते हैं, राइट? उससे लिख नहीं सकते, उससे आंसर नहीं कर सकते। अपने को बहुत स्पेसिफिक होना होता है जब हम स्टडी करते हैं, किस चीज का क्या मतलब होता है। क्योंकि कल को जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो कोई भी वर्ड जब तुम इस्तेमाल करोगे तो तुमसे उम्मीद की जाएगी कि तुम जो बोल रहे हो उसका वही मतलब है, क्योंकि तुम एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, राइट? सो इकोनॉमी मीन्स समथिंग मूविंग अराउंड मनी। ये तो बिजनेस है, इसको इकोनॉमी क्यों बोलूंगा साहिल? मतलब आई एम काउंटरिंग कि भाई तुम कुछ और बोलो, मेरा काउंटर आएगा, तुम कुछ और बोलोगे और सोचोगे। देखो जरा ध्यान से देखो, तुमने अपनी मम्मी से पूछा होगा कि मम्मी घर कैसे चलाती हो, हाउस होल्ड, मम्मी, ओके।
घर, मम्मी, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, अमीर मम्मी, गरीब मम्मी, मिडिल क्लास की मम्मी, हायर क्लास की मम्मी, लोअर क्लास की, जैसी भी सोसाइटी से आते हो, जहां भी, मैं जिस जगह से आता हूं, जैसा भी हमारा इनकम ग्रुप है, इनकम के आधार पे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया में कोई जाति नहीं होती, सिर्फ कोई कास्ट नहीं होता, सिर्फ क्लास होती है गरीब और अमीर की, राइट। कोई भी मम्मी हो, उसके घर की इकोनॉमी होगी क्या, कैसे पता चलेगा? मान लो उसके घर में 100 आता है, डैडी उसको उठा करके 50 देते हैं, मम्मी इसी से पूरा हाउस होल्ड चलाती है। ये जो 50 है, ये इकोनॉमी ऑफ हाउस होल्ड है, कॉस्ट ऑफ रनिंग द हाउस होल्ड। और मम्मी का बजट कभी फेल नहीं होता, चाहे वो अमीर मम्मी हो या गरीब मम्मी हो, मम्मी का बजट उस 50 में निबट जाता है, तुम्हारा जेब खर्च भी उसी में होता है। मतलब सिंपल सी बात है, क्या बोला मैंने? इनकम, एक्सपेंडिचर और कॉस्ट ऑफ रनिंग द हाउस होल्ड। जैसे हाउस होल्ड रन होगा, वैसे ही कोई बिजनेस रन होगा, वैसे ही कोई कंट्री रन होगी। उस कंट्री का भी इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा, कॉस्ट होगा, उस कंट्री को रन करने का कॉस्ट होगा। इनकम से, एक्सपेंडिचर से पता चलेगा क्या लगा के कैसे चलाया, राइट। कंट्री और ग्लोब या पूरी दुनिया को ही चलाना हो, इनकम, एक्सपेंडिचर और कॉस्ट ऑफ रनिंग द हाउस होल्ड, बिजनेस, कंट्री और ग्लोब इज द इकोनॉमी ऑफ हाउस होल्ड, कंट्री, बिजनेस और वर्ल्ड। समझ में आई बात? इसी तरह से हम इकोनॉमी को डिफाइन करेंगे। जब भी तुमसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, मेरे लिए तो सर इकोनॉमी वो है जो कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस है, उससे पता चलता है मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या इनकम थी, क्या एक्सपेंडिचर किया, क्या हमारे बिजनेस को रन करने का खर्चा है और कैसे हम रन करते हैं, इन सारे के कैलकुलेशन को इकोनॉमी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर, कंट्री को रन करने की इकोनॉमी है, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ये सब इकोनॉमी के इंडिकेटर है कि क्या इनकम, क्या एक्सपेंडिचर और कंट्री को रन करने का हमारा जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो क्या है। जो बजट आता है, बजट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट पेश करती है, वो क्या है? वो इकोनॉमी को, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है कि लास्ट टाइम जो बजट पेश किया था उसके हिसाब से क्या इनकम किया, क्या खर्चा किया, क्या हिसाब किताब है, कंट्री कैसे चल रही है, कितना लोन लिया, कितना कर्जा लिया, कितना कर्जा चुका दिया दूसरी गवर्नमेंट्स का, हमारे कंट्री के ऊपर पर हेड क्या कर्जा है या कौन सा कर्जा हमने उतार दिया। ये सब चीजें शामिल होती है इकोनॉमी के लेखे जोखे में, हिसाब किताब में, उसी को इकोनॉमी कहते हैं। इसी तरह से हर घर की इकोनॉमी होती है, हर बिजनेस की इकोनॉमी होती है, हर कंट्री की इकोनॉमी होती है, हर ग्लोब की इकोनॉमी होती है, और तुम्हारी जिम्मेदारी है उस बिजनेस के इकोनॉमी की देखभाल करना। तो तुम्हें उस बिजनेस की इकोनॉमी की देखभाल करते हुए एक चीज ध्यान रखनी होगी कि क्या तुम बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझते हो, उसके आसपास होने वाले इकोनॉमिक चैलेंजेस को समझते हो, उसके आसपास होने वाले सारे एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट जो पैदा हो रहे हैं, क्या उनको समझते हो और क्या उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना पाते हो, उसको डील कर पाते हो। तब तो तुम इकोनॉमी संभालोगे, नहीं तो तुम इकोनॉमी को डुबो दोगे, जैसे अभी डूब गई है। ठीक है, समझ में आया इकोनॉमी किसे कहते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। ये चारों फैक्टर जो ऊपर मेंशन किए थे वो सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डेनोट करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट पैदा होते हैं। बुक निकालो, पहले इसको नोटो, ये वाला मेरा डेफिनेशन नोटो and same it done so that we can go to the book and we can study economic environment, as simple as that। मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, कुछ नहीं बचा, विद एग्जांपल जो हाईएस्ट लेवल का हो सकता था यहां के हिसाब से। निशा डन, निकिता भी डन। चलो बच्चे चलो,
चलो बेटे आ जाओ फटाफट अपनी बुक के ऊपर आ जाओ, चलो बुक रीड करते हैं। पहले ऐसे ही समझते हैं फिर रीडिंग करते हैं। टॉप पे आ जा, पेज नंबर जो भी था इसके नीचे पेज नंबर कितना है 220, आ जा, 20 पेज तो पढ़ी गए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू द नेचर एंड, देखना ध्यान से, नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी इन विच अ कंपनी कंपीट्स और मे कंपीट। देखो यहीं से डेफिनेशन निकल आया, राइट। ओके, इट इंक्लूड्स जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन इन द रीजन एंड द नेशन। इकोनॉमी सिचुएशन, जब भी बोले इकोनॉमिक सिचुएशन, इनकम एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस और फैक्ट्री और द हाउस होल्ड और द कंट्री और द इकोनॉमी, सबसे रिलेटेड। And nation, condition in resource market, men, money, material, machine, methods, etc., which influence the supply of input to the enterprise and their cost, quality, availability, reliability of the supply। मैंने बोला ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ रनिंग, क्या ये सब बातें कॉस्ट का हिस्सा है? सब इसी से खर्चे पानी डिसाइड होते हैं। क्या सप्लाई, क्या रॉ मटेरियल, क्या लेबर, क्या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सब इकोनॉमी को डिपिक्ट करते हैं। वो जैसा होगा उसके हिसाब से बिजनेस की इकोनॉमी होगी। Economic environment determines the strength and size of the market. The purchasing power in an economy depends on current income, price, saving, circulation of money, debt, credit, availability। बहुत सारे फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर तुम्हारे सामने मैंने रखे थे एग्जांपल के तौर पे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डिटरमाइंस द मार्केटिंग पॉसिबिलिटी। जैसा सोसाइटी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। क्यों? दो तरह के थॉट है। एक कहता है 20 लाख करोड़ का पैसा फ्लक्स किया गवर्नमेंट ने, डाला इकोनॉमी के अंदर। क्यों डाला? क्योंकि लोगों की इन्वेस्टमेंट और बाइंग की पावर बढ़ेगी तो उससे इकोनॉमी चालू होगी। इकोनॉमी बाइंग से, एक्सपेंडिचर से चालू होती है, इनकम से चालू नहीं होती। ये ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर करेंगे तो बिजनेसेस, फैक्ट्रीज, मशीन, कल कारखाने सब चलने शुरू होंगे, फिर वो मनी ऐसे मूव करती रहती है, साइकिल करती रहती है, राइट। अगर वो नहीं करेंगे तो मुश्किल होती है। लोगों की बाइंग पावर इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी को चलाने के लिए। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर इज टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट एंड इन्फ्लेशन ऑन द ऑपरेशन ऑफ द फर्म्स। ओके, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, बता दिया। इकोनॉमिक कंडीशन और फैक्टर्स, तुम्हें बहुत सारे फैक्टर बताए, जैसे ध्यान से सुनना। ये देखो, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, इंटरेस्ट रेट, डिस्पोजेबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, रेपो रेट, सारी बातें मैंने करी थी। सब चीजें फैक्टर्स के अंदर आती हैं। एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल, मॉनेटरी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एग्जिम पॉलिसी, एटसेट्रा, ये सारी बातें, ठीक है। सेक्टर यहां मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें नेचर में सेक्टर भी बताया। दैट इज द कंप्लीट, मतलब 4 बातों को ध्यान में रखना है। सेक्टर, टाइप, फैक्टर, पॉलिसीज। सेक्टर, टाइप, फैक्टर, पॉलिसीज, ठीक है। डन रहेगा? डन रहेगा। चलो, वेरी गुड। अब आते हैं दूसरे एनवायरमेंट पे। सोशियो कल्चरल में बाद में आऊंगा, सबसे पहले आऊंगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट के ऊपर, जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही समझने वाला है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ध्यान से सुनना, ये फैक्टर मेरे से समझना है तुमको, फिर इसके बारे में जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले समझना है। आओ मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सुनने से पहले जरा कुछ देखना, एकदम मेरे साथ चलोगे, फिर दुनिया समझ में आएगी। तुम्हें यही पढ़ना है। ध्यान से सुनो, 2 एग्जाम्पल इंडस्ट्री के तुम्हें दिखा रहा हूं। तुम देखना कैसे गवर्नमेंट सोचती है, कैसे सोसाइटी सोचती है, कैसे नई नई चीजें आती है और कैसे हमारे बिजनेसेस की ग्रोथ होती है। हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी से क्या, एक टेक्नोलॉजी है और एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। किसी किसी कंट्री में तुमने सुना होगा कि वहां फोरमैन, फिटर, इंजीनियर, डॉक्टर दूसरे कंट्री से चाहिए, अपने यहां कुछ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां की कंट्री, जैसे चले जाओ मिडिल ईस्ट में, सब इंडियन जाते हैं वहां पे काम करने, जो कुछ भी चलेगा सब इंडियन। डॉक्टर होगा ज्यादातर इंडियन होगा, श्रीलंकन होगा, पाकिस्तानी होगा, ठीक है। मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज में उनके अपने डॉक्टर इंजीनियर ना के बराबर है। क्यों? रोका है किसी ने? बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन वो पैसा इतना है कि वो रिसर्च नहीं करना चाहते, राइट। तो इससे वहां के जो इंडस्ट्री है वो बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट है। अमेरिका में खुद ज्यादातर साइंटिस्ट बाहर से आए हुए, लेकिन
कंट्री का मूड टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला है। कंट्री चाहती है खूब टेक्नोलॉजी डेवलप, वो टेक्नोलॉजी से भागती नहीं है, राइट। तो जैसा कंट्री होगा, जैसा उस कंट्री में रिसर्च होगा। अच्छा, हमारी कंट्री में देखो कितने सारे आईआईएम्स है, आईआईटीज हैं, कितने सारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बहुत सारे ऐसे देखोगे मेडिकल और साइंस के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे रिसर्च सेंटर है, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है। क्यों है ये सब? इसलिए है कि कंट्री में लगातार रिसर्च R&D होता रहे और उससे फिर बिजनेस को फायदा होता रहे। ऐसे ही एक दो एनवायरमेंट दिखाता हूं, देखना इससे क्या बिजनेसेस के लिए कुछ बदला, यस और नो, क्या अपॉर्चुनिटी आती है या थ्रेट आती है, यस और नो, तुम्हें देखना है। लेट्स सी, एकदम ओरिजिनल केस करा रहा हूं जो इंडस्ट्री के लोगों ने डेवलप किया। ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ना ही कोई फिल्म है। Since economic liberalization in the early 90s, India has moved rapidly towards globalization. The shift has radically altered the lives and aspirations of urban India, but it has not touched India's rural two-thirds in the same way. ITC's eChaupal demonstrates the magnitude of the business opportunity while illustrating the social impact of bringing global resources, practices and remuneration to the Indian farmer. ITC's International Business Division, IBD, buys, processes and trades agricultural commodities such as soya. Tactically, IBD had an inadequate supply chain. Soya was sold by farmers in government-authorized market yards called mandis. The buyers were agents who acted as middlemen and resold the grain to IBD. ऑक्शन होता था वहाँ, खुला ऑक्शन होता था। हर ट्रॉली पर व्यापारी और मंडी का कर्मचारी जाते थे और वो 5-5, 10-10 पैसे, 25-25 पैसे बढ़ाते थे। तो बड़ी शर्म आती थी उस समय, वही हमारी औकात, हम 50,000 या 25,000 का इसमें मान लेके आए हैं, तो 25 पैसे उस पर। तो हम लोगों को बड़ा गुस्सा भी आता था, लेकिन करें क्या, मजबूर थे उस समय, तो हमारे पास ऑप्शन तो उस समय था नहीं। ये हालत होती थी उस समय। और इसके बाद फिर व्यापारी अपने घर लेके गया। तुलाई आज भी मंडी, हमारी जो मंडी हमारे यहाँ लगती है उसमें तुलाई मंडी में नहीं होती। ऑक्शन हुआ, इसके बाद वो व्यापारी के घर पे ट्रॉली गया, वहाँ बैग्स भराएंगे और बैग्स भराने के बाद में फिर तुलाई होती थी वहाँ पे। उसका हाँ कॉस्ट 3 रुपये जो लगती है वो किसान को देनी पड़ती थी। इसके बाद फिर मैनुअल कांटे पे तुलाई हो रही है, तो अब एक बोरी तोल रहे हैं। निश्चित तौर पे 1 किलो या 1.5 किलो 2 किलो पर क्विंटल का डिफरेंस तो आई। हम लोग अगर तौल के भी ले जाएं तो भी अगर एक ट्रॉली पे अगर 2 टन हम लेके गए तो गिरी हालत में 20 किलो का डिफरेंस आना है उसमें, कम वो तुलाई में। अब आप समझ सकते हैं कि कांटा, मैनुअल कांटा चल रहा है तो वो एकदम जैसा सोना तुलता है उस कंडीशन में तुलेगा नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, सोना थोड़ी है, ये तो चलता है, थोड़ा सा झटका लगा दिया। और बड़े परफेक्ट होते हैं हम माल जो तुलावटी जो जिनको कहते हैं, तो थोड़ा सा झटका लगाया। वहाँ तो भीड़ लग रही है, 25 ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, तो किसान सोच रहा है जितनी जल्दी फुर्सत हो चलता बने। तो इस तरह किसान को बहुत नुकसान होता था। तुलाई हो गई, इसके बाद पैसे के लिए बैठा है, 20,000 का माल हुआ भी 5,000 रुपये ले जा, 8 दिन बाद आके ले जाना बाकी पैसा। ऐसे होता ही आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं आज भी ऐसा हो रहा है। ये हालत होती थी पहले। The first leg of the solution is the eChaupal, a web-connected PC run by a local farmer called the Sanchalak. Here farmers can access the IBD rate along with the going rates at several nearby mandis, thus eliminating information asymmetry and allowing the farmer an empowered choice. The second leg of the solution is the IBD processing center, where the farmer delivers his produce. इससे मास्टर टेस्ट हो जाता है, उस हिसाब से भाव तय करके हम लोग एक पर्ची यहाँ से सैंपल लेके किसान यहाँ आएंगे और यहाँ से वो पर्ची हम लोग इसमें टेस्ट करके तो वहाँ कोई परेशानी नहीं है। मैनुअल कांटा है, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे पे तुलाई होती है, एकदम पूरा तुलाई हो गया, पूरा ट्रॉली खाली हो गया, पूरा पैसा किसान ने लिया। मुश्किल से पूरे प्रोसेसिंग में 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा किसान का खर्च होता है। अच्छा, कैसे क्वेश्चन आते हैं फार्मर्स से? फार्मर्स से ज़्यादातर तो आज वेदर के और रेट का ज़्यादा रहता है। 5-6 बजे किसान आ जाते हैं, मैं तो इसी रूम में सोता हूँ, और सुबह 6 बजे मतलब किसान ही आके उठाता है मुझे, घर वाले नहीं उठाते सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, किसान ही आएगा, अरे यार भैया तुम सो रहा है यार, ये गेहूँ देखना है। इसी में मैं जो है मैक्सिमम टाइम मेरा एक तो सीबोर्ड की रिपोर्ट देखता हूँ मैं, एग्रीवाच का है, कुछ किसान, ये शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है, डेली देखने से उसका एक आइडिया मालूम पड़ता है फ्यूचर ट्रेंड क्या हो सकता है। चलो मोटे मोटे तौर पे तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। देखो क्या है, सीन क्या है। आईटीसी ने eChaupal शुरू किया, क्यों? क्योंकि एक फार्मर की, वो भी तो एक इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी तो प्राइमरी सेक्टर है, राइट? तुमको समझ में आई बात?
एकदम ये रियल लाइफ केस है, ये केस बनाया है आईएम के स्टूडेंट्स ने और मिशिगन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने। ऐसे लोगों ने फील्ड रिसर्च कर करके ये रिसर्च करके ये केस बनाया, मैंने अपने प्रोफेसर से लिया था, राइट। ये बहुत ही प्रेशियस ट्रेजर है, ये ऐसा नहीं है कहीं तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा, कहीं किधर मिल जाएगा, ये ओरिजिनल डेटा है जो मार्केट में जैसा होता है। अब देखो आईटीसी ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को समझा और यहां अपॉर्चुनिटी दिखी उसे। क्या होता था कि जो लोकल लेवल पे जो आड़तिया होता था, जो माल खरीदता था, ब्रोकर होता था, वो क्या करता था, हर क्विंटल में 4-5 किलो उसका सामान खिसका दिया। अब किसान को तो 4-5 किलो का नुकसान हो गया एक क्विंटल पे। अगर मान लो 20 रुपए किलो भी बेच रहा है तो उसका 100 रुपए का नुकसान हो गया। ऐसे करके वो तो मोटा कमा रहा है, लेकिन जो मेन प्रोड्यूसर है उसके लिए तो थ्रेट है ये सिचुएशन। आईटीसी ने ई चौपाल ने क्या किया, ई चौपाल लॉन्च किया। उसने बोला ई सोया खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, उसके लिए ई चौपाल पे आइए, वहां आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। मतलब पूरा जो बिजनेस एनवायरनमेंट था फार्मर का, उसको बदल के रख दिया टेक्नोलॉजी की मदद से, आज से 20 साल पहले, राइट। इसका कितना फायदा हुआ होगा, कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई होगी एक एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, एक फार्मर के लिए, वो भी तो प्रोड्यूसर है, वो भी तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। कैसा है ये, इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बिजनेस को, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को सपोर्ट करता है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। नहीं तो क्या होगा, अगर यही बाबा आदम के जमाने का सिस्टम चलेगा तो थ्रेट क्रिएट हो रही थी, उससे फायदा नहीं हो रहा था, प्रोड्यूसर धीरे धीरे गरीब होता जाएगा, आगे उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम होती जाएगी और फिर इकोनॉमी का जीडीपी रिड्यूस करेगा। गेटिंग द पॉइंट। एक और एग्जांपल, इससे पहले कि मैं कुछ और बात करूं, ई गवर्नेंस का मॉडल देखो, गवर्नेंस को कैसे चलाया जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से। एंड देन विल गो टू स्ट्रेट टू द पॉइंट सिलेबस के अंदर। Andhra Pradesh, a state of 76 million people in the south of India, where 48% of the population is illiterate and over 70% earn a living through various agricultural means, is attempting to fundamentally change the way it governs its citizens. Andhra Pradesh is harnessing the power of information technology. ध्यान से सुनना, जहां सुनने की प्रॉब्लम हो तो वहां राइटिंग जो अंडरलाइन में आ रही है उसको देखना, क्योंकि ये एकदम फील्ड रिसर्च है, तो स्कैटर्ड डेटा है, ये एडिटेड वीडियो नहीं है, ये जैसा हो रहा है वैसा ही ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग है। Traditionally, interacting with the government required one to wait long hours in lines, sweating under the heat of the Indian sun. Traditional mindsets, age-old processes, and lack of transparency created an environment ripe for corruption. Citizens would pay speed money to facilitate an exceedingly bureaucratic process, thus lining the pockets of corrupt government employees. पहले का सरकता रहता, 1 घंटा 2 घंटा लाइन में ठहरना sucking the blood of the people. पानी ही बोलते हैं तो आदमी को कैसे भी करके दवाई देते हैं, तो उसको go to electricity bill to some other place, telephone bill in other place. Like this we have to go to the several places. Numerous e-government initiatives have been started in Andhra Pradesh. You can register your land in 1 hour rather than 1 week and receive your driver's license hassle-free. None of these projects touch the common citizen more than e-Seva. E-Seva or e-Service is an all-encompassing one-stop shop. The government has partnered with private computer companies to drive not only e-Seva but also every other e-governance initiative. The private and public partnership model combines the knowledge and expertise of a private company with the vast and financial infrastructural resources of the government. सेवा में गया था, बोल दो लाइन का नहीं, रिस्क नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा फ्री है सर, फ्रीडम है पूरा। कैसे बोल दो, उसमें जाकर लाइन में ठहरना 1 घंटा 2 घंटा लाइन में ठहरना, धूप में ठहरना, ये करना, ये ऐसा नहीं है ना, चेहरा रहता अच्छा रहता, 5 मिनट में जा रहा आ रहा आदमी। Now it is feasible and it's easy to us to. चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले क्या था आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू को टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के लिए सब जानते हैं, राइट। हम सब सबसे पहली स्टेट थी इंडिया की जिसने टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट किया आफ्टर चेन्नई एंड केरला। केरला एंड चेन्नई हमेशा आगे थे, देन महाराष्ट्र एंड देन योर कर्नाटका एंड आंध्रा।
ये ऐसे स्टेट थे इंडिया के जिन्होंने टेक्नोलॉजी के मामले में शुरुआती दौर से ही काफी तेज प्रोग्रेस किया था, खास करके साउथ के जितने भी स्टेट्स थे। क्या था कि जब ऐसा ई सिस्टम नहीं था, ई सेवा, ई गवर्नेंस का सिस्टम नहीं था, तो डेली बेसिस पे कितना करप्शन था। लाइन में लगो, ये करो, वो करो, बाबू को एक्स्ट्रा पैसे दो, फिर तुम्हारा पेमेंट होगा। एक बिजनेसमैन इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करने जाता है, 3 घंटे उसके लाइन में नुकसान होते हैं और 200 रुपए एक्स्ट्रा उसको पे करने पड़ते हैं बिल से अलग हट करके, राइट। तो ये क्या है? ये बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, फेवरेबल सिचुएशन है या थ्रेट है? ऑब्वियसली ये थ्रेट है, राइट। हाँ, ब्रोकर्स के लिए और दलालों के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, बट उनको हम बिजनेस नहीं मानते, राइट। वो तो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो बिजनेस था उसके लिए तो टाइम की वेस्टेज है, मनी की वेस्टेज है, उसकी एनर्जी की वेस्टेज है, राइट। तो क्या किया गवर्नमेंट ने? सारे चीजों को ई गवर्नेंस मॉडल में डाला। आज देखो इंडिया में हर चीज ई गवर्नेंस मॉडल में हो रही है धीरे धीरे। वो काम आज से 15 साल 10 साल पहले किसी स्टेट ने किया, उसके लिए, उसके बिजनेसेस के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई होगी। अगर नहीं करता तो कितनी थ्रेट मौजूद थी इन्वायरमेंट के अंदर। ये पढ़ रहे अपन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, इसीलिए 2 सॉलिड एग्जांपल दिए, केस बेस्ड एग्जांपल। जैसा इंडस्ट्री में, जैसा कंट्री में होता है वही हमारे एग्जांपल है। यहां से हमें समझ में आता है कि एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे, राइट। क्वेश्चंस आएंगे, इसको हमें टोन करके समझना पड़ेगा। नाउ अगर आपसे तुमसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेल मी, क्या जवाब दोगे? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एज अ मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर अगर मुझे कोई डिफाइन करने के लिए बोले तो मैं क्या डिफाइन करूंगा? ध्यान से सुनना, ये लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम पढ़ रहे हैं। तो मैं कहूंगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द, ध्यान से सुनना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, क्या बोलूंगा मैं? यही इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच द बिजनेस competes और may compete। अब मेरा अगला सवाल है कि जब मैं बोलता हूं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी? अब मेरा अगला सवाल है तुम लोगों से, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी? बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तुम बोलते हो टेक्नोलॉजी, तो क्या मतलब होता है टेक्नोलॉजी का? जब तुम बोलते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या मतलब होता है टेक्नोलॉजी का? उसी से तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डील करेंगे हम। टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी, प्लीज टेल मी, देन आई विल गो फॉरवर्ड, अदरवाइज नॉट। प्लीज टेल मी, सारे फटाफट रिस्पोंडो। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी? सुनना चाहता हूं, गूगल करे बगैर अपनी सोच से जो दिमाग में आता है वो बोलो, किसी को कोई बुरा नहीं मानने वाला, नहीं तो मेरे पर्सनल चैट में दो, कोई किसी पे हंसेगा नहीं, राइट। किसी का जोक नहीं बनाना प्लीज। हाँ मैं देख रहा हूं। स्किल मेथड प्रोसेस यूज टू सिंपल द प्रोसेस, सिंपल द वर्क, थैंक यू आयुष, विच मेक्स द वर्क इजी एंड फास्ट। ये तो उसके काम हो गए बच्चे, आयुष ये तो उसका काम हो गया। तुम दोनों ने उसके ना वर्क को बताया, टेक्नोलॉजी क्या करती है, तो टेक्नोलॉजी क्या है। अब ध्यान से सुनो, न्यूटन ने कौन सा रूल दिया था? न्यूटन का लॉ क्या कहता है? 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने, राइट। एक में उसने लास्ट में तीसरा लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कैसे पता चला था? क्योंकि वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ओहो, मान लो एप्पल के पेड़ के नीचे, अगर वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठा होता तो एप्पल गिरा तो सिर नहीं फटा, नारियल के पेड़ के नीचे, मतलब उसको ये प्रिंसिपल समझ में आता, थर्ड लॉ दे पाता, देने के लिए वो जिंदा बचता नहीं बचता। याद रहेगा तुम्हें, इसलिए बोल रहा हूं। एक बात मेरे को तो बिल्कुल समझ में आई कि जो भी साइंटिस्ट कोई रूल देता है ना, लॉ देता है ना, उसके पीछे एक ऐसी ही कहानी बनती है।
कि एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। पता नहीं एप्पल में लोगों को क्या दिखा, एडम एंड ईव ने एप्पल खाया था तो इंसान पैदा हो गए। कमाल है, जनरेशन हमारी शुरू हो गई, उससे पहले नहीं होता था। एप्पल के ही पीछे सब है, सारी दुनिया वहीं से शुरू होती है, राइट। उसी तरह न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा तो उसको समझ में आया कि अच्छा थर्ड लॉ देता हूं, राइट। 3 न्यूटन ने लॉ दे दिया गुरुत्वाकर्षण का, नहीं लॉ दिया उसने। क्या है टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी का मतलब 2 बातें होती है, ध्यान से सुनना। जो कोई भी इंसान जब पहली बार साइंस की फिलॉसफी देता है या कोई नई चीज ढूंढता है, पहली बार जब ग्राहम बेल ने कोई चीज ढूंढा होगा, मतलब टेलीफोन ढूंढा होगा, नहीं, राधा ने किया टेलीफोन, है ना, कान्हा बोले हेलो हेलो, तो वो जब किया होगा तो क्या होगा? इन्वेंशन होगा, इन्वेंशन, राइट। जब पहली बार वाटरमैन ने पेन का आविष्कार किया होगा, किसी ने गन ढूंढा होगा, गन बनाने वाले ने कहा कि भगवान ने 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई, इंसान को मोटा पतला कमजोर मजबूत बनाया, मैंने गन बना के सबको बराबर कर दिया। गेटिंग द पॉइंट? पहली बार जब राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन उड़ाया होगा तो वो क्या था? इन्वेंशन था। फर्स्ट टाइम जब हम थ्योरेटिकल फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उस साइंस को इवॉल्व करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं और उससे कुछ ढूंढ के निकालते हैं, उसको हम इन्वेंशन कहते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी मीन्स 2 थिंग्स, ठीक है। इन्वेंशन, बाय यूजिंग engineering, ENERING, engineering, research, साइंस। इंजीनियरिंग साइंस को यूज करके कोई रिसर्च करना, इंजीनियरिंग साइंस रिसर्च, सॉरी, इंजीनियरिंग साइंस रिसर्च का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को पहली बार, जैसे थॉमस अल्वा एडिशन ने पहली बार बल्ब बनाया, तो जब बल्ब बनाया पहली बल्ब, तो वो इन्वेंशन था, आविष्कार था। और फिर उसके बाद हम लगातार चीजों को अपग्रेड करते जाते हैं। इस इंजीनियरिंग रिसर्च, इस इन्वेंशन को फर्दर अपग्रेड करते जाना। एक बार बल्ब बन गए, अब आज हम एलईडी पे आ गए। एक बार हवाई जहाज बन गए, अब हम SR-72 जेट पे आ गए। अब हम इनोवेटिव एरोप्लेन पे आ गए, एक से एक फाइटर जेट्स आ गए हमारे पास। वो इनोवेशन है, लगातार उसको अपग्रेड करना, टेक्नोलॉजी को न्यू करना, प्रोडक्ट एंड डिजाइन को न्यू करना, अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट करना, नए नए कॉन्सेप्ट देना, नए नए तरीके से प्रोडक्ट को डिजाइन करना। दैट इज कॉल्ड innovation. So technology means 2 things. One is invention by using engineering science research, and then innovation by using applied science research. Applied science research means इंजीनियरिंग साइंस रिसर्च से जो निकाला उसको अप्लाई किया, अप्लाई करके फिर उसको फर्दर अपग्रेड करता जाना। एंड upgradation of products and services, that is called your technological environment. Means technological environment, technological environment refers to the different aspects of invention and innovation. नोट करो एग्जांपल्स के साथ, इसको जरा मैं सपोर्ट करता हूं, प्लीज नोटो, देन विल मूव। फटाफट नोटो इस पूरे एस्पेक्ट को, देन मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं और फिर बुक के साथ इसको टैली करेंगे। नोट हो जाए तो मेरे को प्लीज कंफर्म करो। डन, थैंक यू। नोटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आती? नोटिंग क्लियर दिखती है सबको? किसी भी तरह की कोई हेजीनेस, कोई ब्लर, कोई ये कोई वो नहीं। Technological environment refers to the different aspects of technology in which the business competes or may compete in future also. 2 things. Technology means 2 things. One is invention, another is innovation.
प्लीज टेल मी डन और नॉट, कंफर्म हो। चले आगे, बढ़े आगे। ओके ग्रेट, चल मैं आगे निकल रहा हूं अब। थैंक यू श्रवण, थैंक यू शिवरंजन शेट्टी, शिव, सबके नाम मेरे को अब याद होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ देखो, दूसरे एक दूसरे के लिए नहीं लिखना, सब अपना अपना लिखना, लिखने से करने से होता है भाई। सुनो ध्यान से, आ जाओ तुम्हें देखो इन्वेंशन और इनोवेशन दिखाता हूं, तुम्हें थोड़ा सा विजुअल्स से दिखाता हूं, तुम्हें ध्यान रहेगा। देखो भाई ये है इनोवेशन इन टेलीफोन जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। इनोवेशन इन टेलीफोन, देखो टेलीफोन कैसे इवॉल्व हुआ। ये देखो ग्राहम बेल ने पहला टेलीफोन बनाया, इसी में सुनने का, इसी में बोलने का, ऐसे लगता है पीक दान हो, पान खा के इसी में, पान खाए सैया हमार, नहीं ऐसा वाला, ठीक है। ये पहला फोन था, ये क्या था, इन्वेंशन था। अब इसका अपग्रेडेशन किया फर्दर हमने, देखो मैं दिखाता हूं। ये देखो एक मूवी थी, बहुत पुरानी मूवी थी, गाना तुमने कभी सुना होगा, जोक्स में इधर उधर चारों बगल चलता रहता है, टीवी पे, न्यूज पे, कुछ एडवर्टीजमेंट्स में भी चलता है बैकग्राउंड में, ठीक है। सुरैया की फिल्म का गाना था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन की तेरी याद सताती है। वो वाला जो माइक दिख रहा है ना, माइक से बोलते थे और वो वाले को कान में लगा के सुनते थे। तो एक से बोलना, एक टाइम बोलो वॉकी टॉकी की तरह, और फिर वो सुनेगा, फिर वो उधर से बोलेगा, फिर तुम सुनो, तुम बोल नहीं सकते। तो वन टाइम स्पीकिंग, वन टाइम लिसनिंग, राइट। फिर धीरे धीरे देखो तुम्हारे पास फोन आते गए, हथौड़ा छाप, ये सब आ गए। ये टेलीफोन, ये देखो खेत में, कहीं भी, रेगिस्तान में, किधर भी लगाओ, टावर लगाओ, सोलर सिस्टम लगा हुआ था, आर्मी ने खूब यूज किया, फार्मर्स ने यूज किया, नया टेलीफोन था ये। फिर ये देखो पहला सिम, उस समय सिम वाला फोन आया, जब मतलब मोबाइल फोन आया, हथौड़ा छाप बोलते थे हम इसको, मोटोरोला का आया था। इसके बाद देखो फोन्स इवॉल्व होते गए, राउटर वाला फोन आ गया। ये सब क्या है, ये सब इनोवेशन है। फिर स्मार्टफोन आ गए नोकिया के, फिर गेमिंग वाले, गेमिंग माउस वाले फोन आ गए, फिर धीरे धीरे आईफोन आ गए, और फिर दुनिया ही बदल गई। अब ये ट्रांसपेरेंट फोन आने की तैयारी में है, नहीं तो क्या है, ये सब इनोवेशन है। इन्वेंशन एक बार हुआ था, साइंटिफिक रिसर्च, कौन सा, इंजीनियरिंग साइंस रिसर्च से हमने तैयार किया फोन, इन्वेंशन किया। अब इन्वेंशन को फर्दर हमने क्या किया, उसको अप्लाइड साइंस रिसर्च से लगातार अपग्रेड करते रहे, वो इनोवेशन कहलाया। यही टोटल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, राइट। ओके, टेक्नोलॉजी को हम इसी तरह से डिफाइन करेंगे। अब देखो एयरक्राफ्ट में राइट ब्रदर्स ने यही वाला प्लेन उड़ाया था। उसके बाद देखो ट्रांस कनाडा आ गया, देखो धीरे धीरे कैसे पनामा एयरलाइंस, फिर ये कॉनकॉर्ड आई कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी एयरबस, सबसे बड़ी एयरलाइंस बनाने वाली 3 कंपनियों में से एक, एयरबस, बोइंग, कॉनकॉर्ड, राइट। कॉनकॉर्ड का सबसे पहला सुपरसोनिक फाइटर, सुपरसोनिक जहाज बनाया उसने, जो साउंड की स्पीड से तेज चलता था, राइट। सबसे पहला, इसमें नॉक थी, इस नॉक की वजह से बहुत एक्सीडेंट हुए, यही इसका स्पीड का रीजन था, यही इसके एक्सीडेंट का रीजन था। इस कंपनी को पता है $300 बिलियन के नुकसान में बंद करना पड़ा था, लेकिन ये कंपनी भी अल्टीमेट थी भाई साहब, हार नहीं मानी, ये दोबारा से लौट के आई मार्केट में, और आज इन दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर कंपनी में से एक है, राइट। वापस से इस कंपनी का कहना है कि जब तक मैं 400 एरोप्लेन एक साथ नहीं बनाता, तब तक मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता। मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए कम से कम 400 के लॉट में इसको एरोप्लेन बनाने पड़ते। सोचो कितना पैसा लगता होगा एरोप्लेन कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने में, ठीक है। फिर इसी तरह से इसी कंपनी का एक नया मॉडल आया, जब इसने लॉन्च बैक किया एयर फ्रांस के लिए, देखो ये। फिर इसी ने, फिर बोइंग को किसने सुना, नहीं सुना। ये देखो, इसको कॉनकॉर्ड ने कॉन्सेप्ट जेट कहा। ये कोई फाइटर प्लेन नहीं है भाई, ये पैसेंजर कैरियर है, पैसेंजर लेके उड़ेगा, लेकिन देखो देखने में कितना स्लीक है, लेकिन इसमें सैकड़ों पैसेंजर एक साथ उड़ेंगे, ये पैसेंजर कैरियर है, राइट। ये कॉन्सेप्ट जेट है, ये एक फाइटर प्लेन वो बना रहा है, स्पेस एयरक्राफ्ट टाइप का बना रहा है, ये भी कॉनकॉर्ड बना रहा है, यूनिक है ये भी। और ये देखो हरक्यूलिक्स 1, हरक्यूलिक्स 2 जो मालवाहक विमान है। देखो कैसे जहाज कहां से कहां पहुंच गए, कहां राइट ब्रदर्स ने वो डब्बे ढक्कन से बनाया था, इन्वेंशन, और ये देखो इनोवेशन, ये दोनों मिलकर टेक्नोलॉजी कहलाती है। देखो ये, इसे हम कॉन्सेप्ट जेट कहते हैं। ये फाइटर नहीं, ये फाइटर जेट नहीं है, ये पीपल्स कैरियर है, ये लोगों को लेके उड़ रहा है, ये जहाज है, बड़ा जहाज जिसमें बहुत सारे हजारों लोग आ सकते हैं, राइट।
ये फाइटर जेट है SR-72, दुनिया का सबसे लेथल फाइटर जेट अमेरिका के पास है, सबसे खतरनाक। इसका नया वर्जन आया है 78। कहां से कहां आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते, राइट। इनोवेशन इन क्रिकेट, क्रिकेट भी कैसे इवॉल्व हुई, इनोवेशन है। पहले शुरुआत हुई होगी गली क्रिकेट, लगान क्रिकेट, नहीं, उसके बाद देखो धीरे धीरे उनकी स्ट्रीमिंग शुरू हुई, कलर्ड स्ट्रीमिंग शुरू हुई, कलर्ड आने लगे, रिकॉर्डिंग हुई, 1 साइड कैमरा लगा, 2 साइड, ऐसे बॉर्डर ट्रॉफी आई, फिर 2 साइड कैमरा, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, सब आ गए, लग गए, पूरे मैदान को कैमरे से लैस कर लिया। और देखो कैसे कमर्शियलाइज किया टेक्नोलॉजी ने, कैसे क्रिकेट को बदला, ड्रेस बदला, कपड़ा बदला, बॉल बदला, पिच बदला, गिल्ली डंडा सब बदल डाला। देखो धीरे धीरे ये तुम्हारा वैगन व्हील बनना शुरू हुआ, DRS सिस्टम आ गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होने लगी, एनालिटिक्स के कितने सारे टूल आ गए। क्या जब आज से 10 साल पहले देखते थे तो ऐसा था? नहीं था। इनोवेशन, लगातार नए नए इनोवेशन। देखो स्नीकोमीटर कैसा आ गया, जो क्रिकेट खेलते, कौन कौन क्रिकेट खेलता है तुम में से, या आता ही नहीं किसी को खेलना, सिर्फ पढ़ते हो? खेलना भी जरूरी है, राइट। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, सीधी सी बात है, बहुत खेला है, ठीक है। देखो स्नीकोमीटर कैसे डेवलप हुआ, स्पोर्ट्स में ऐसे ऐसे शॉट्स आ गए, मतलब नॉर्मल कॉपी बुक स्टाइल सनी गावस्कर, सुनील गावस्कर कैसे मारता था, सचिन कैसे खेलता था, और धीरे धीरे कोहली का जमाना और ऐसे मैकुलम का जमाना आ गया, जब स्कूप आ गए। जब पहले गावस्कर के जमाने में स्कूप कोई सोचता भी नहीं था, उसको बैड मैनर्स कहते थे, बैड क्रिकेट कहते थे, आज उसको क्रिकेट का फंडा कहते। ये भी क्रिकेट है। देखो अब क्रिकेट कहां कहां पहुंच गई, आंखों से देख सकते हो। छत पैड हो गए, मिर्ची कूटने के लिए भी बल्ले का इस्तेमाल होने लगा, ये भी इनोवेशन है, जस्ट जोकिंग, ठीक है। ये देखो वैगन व्हील, देखो कैसे आ गए, इनोवेशन नहीं है क्रिकेट में, कोहली का वैगन। और स्नीकोमीटर कितना एडवांस हो गया, पुराना वाला कितना हेजी था, पता ही नहीं चल रहा था एक्चुअली कहां से लग के गया, नहीं, थर्ड अंपायर के पास डिसीजन गया। ये देखो स्नीकोमीटर, गिल्लियां एडवांस हो गई। तो क्रिकेट ऐसे इवॉल्व हो गया, इन सब को हम इनोवेशन कहते हैं। इससे क्रिकेट की मार्केट बनी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, या अगर नहीं हम टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करेंगे तो थ्रेट क्रिएट होगी। समझ में आ रही है बात? पहले समझना है और फिर जाके लिटरेचर पढ़ना है, फिर समझ में आएगी, तब बिटवीन द लाइंस सारी बातें समझ में आएंगी। सक्सेसफुल इनोवेशन, कुछ इनोवेशन दिखाता हूं, ध्यान से देखना। जिलेट ब्लेड टेक्नोलॉजी की वजह से, पर्ट। अब बोलो इसमें क्या इनोवेशन दिख रहा है सर आपको, ध्यान से सुनो। पर्ट दुनिया की पहली ऐसी शैम्पू कंपनी है, शैम्पू बनाने वाली कंपनी है, जिसने कहा, ध्यान से सुनना, पैकेजिंग का नया तरीका दिया। उसने कहा अच्छा पहले शैम्पू का मतलब होता कोई भी एक शैम्पू ले लो, बाल धो लो, नहीं, हेयर। अच्छा उसके बाद धीरे धीरे लोगों की रिक्वायरमेंट बदली, लोगों ने कहा भाई मुझे स्ट्रेटनिंग वाला शैम्पू चाहिए, ठीक है चलो स्ट्रेटनिंग वाला ले लो। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा डैंड्रफ मेरे को बहुत ज्यादा आता है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, तो डैंड्रफ वाला शैम्पू ले लो। बोले जी मेरा जो ऑयली हेयर है, ड्राई हेयर है, उसके लिए शैम्पू चाहिए, इस कंपनी ने कहा वो ले लो। मतलब इसने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना शुरू किया कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। जिसको जिस नेचर का, प्रोटीन वी वाला चाहिए, विटामिन वाला चाहिए, अच्छा मेरे को सिर में जू बहुत हो गया, जू वाला शैम्पू चाहिए, अच्छा मेरा सिर खाली होता जा रहा है, खाली करने वाला शैम्पू चाहिए, घने बाल वाला शैम्पू चाहिए। अलग अलग टाइप से कंपनियों ने शैम्पू बनाए। पर्ट पहली ऐसी कंपनी थी जिसने डिफरेंशिएटेड शैम्पू बनाया, अलग अलग। ये भी एक इनोवेशन है। इनोवेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी, सिर्फ मशीन जोड़ के, सिर्फ कुछ ढूंढ के ही नहीं होता है। किसी भी बिजनेस के काम करने के तरीके में भी अगर बदलाव करते हैं, वो भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, वो भी इनोवेशन है। एक नई बात बता रहा हूं तुम लोगों को। सिर्फ ब्लेड की टेक्नोलॉजी ढूंढना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लेड की अलग अलग टेक्नोलॉजी को अलग अलग तरीके से अलग अलग कस्टमर तक ले जाना भी बिजनेस के लिए इनोवेशन है। वो इनोवेशन भी यहां हम पढ़ रहे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। बात समझ में आई क्या? बोलो यस और नो। समझ में आई तो बोलो यस। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का, ये भी तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है कि मैंने स्ट्रेटनिंग वाला बनाया, डैंड्रफ वाला बनाया, प्रोटीन वी वाला बनाया, विटामिन वाला बनाया, स्ट्रेटनिंग वाला बनाया, फिर जू वाला शैम्पू बनाया, कितने वैरायटी के शैम्पू बनाए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। पर्ट पहली कंपनी थी। अब तो सारे के आ गए। अब तो जिसका भी ब्रांड, सनसिल्क उठा लो उसमें भी 25 तरह के हैं, लॉरियल उठा लो उसमें भी 25 तरह के हैं। अब सबके आ गए। ऐसे ही ताजा टी, ब्रुक बॉन्ड ताजा, ये पहली चाय की पत्ती थी, पहली टी थी जिसने पैक्ड टी बेचा, पैकिंग करके बेचा। उससे पहले कैसे बिकता था सर ना? पहले के जमाने में अपने डैडी से पूछना, एक ग्रे कलर का डब्बा होता था, वो होता था लिफाफा,
उसमें क्या करते थे, चाय खुली डालते थे और रबड़ से बांध के बेचा करते थे पहले, ज्यादा नहीं 15-20 साल पहले तक। इस कंपनी ने कहा भाई इसमें तो बहुत काला बाजारी है। वो अंकल जो चाय वाला दिन भर चाय बनाता है किसी खोखे में, वो चाय की पत्ती को कभी नहीं फेंकता है, ध्यान से देखना जब भी चाय पीने जाओगे, कभी नहीं फेंकता वो चाय की पत्ती को। पूछो क्या करता है, वो उस चाय की टी के सारे दिन भर के जितने चाय होते उसको बचा के रखता है, शाम को किसी व्यापारी को बेच देता है। वो सुखा के ना उस ओरिजिनल टी में ये वाला टी मिला देता है और उसको कहते हैं मिक्स करके काला बाजारी करना, ठीक है, ब्लैक मार्केट एक तरह से चीज हो गई वो, ठीक है, मिलावट करना, ठीक है, मिक्सिंग, और फिर उसको ले जाके वही ग्रे ब्राउन वाले लिफाफे में बेचना शुरू कर देते थे। पहले ऐसा बहुत होता था। इसको दूर करने के लिए ताजा ने, ब्रुक बॉन्ड ने कहा कि मैं बगान में चाय उपजाऊंगा, वहीं फैक्ट्री होगी, वहीं प्लांट में चाय तैयार होगी और वहीं पैकेज होगी और पैकेज टी मार्केट में जाएगा। ब्रुक बॉन्ड इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड बन गया। इतनी सी बात से ये इनोवेशन था जब हुआ। आज हमें आम बात लगती है कि हर चीज पैकेज आ रहा है, लेकिन जब शुरुआत हुई थी उस समय इनोवेशन था। एक बड़ी कंपनी मार्केट में खड़ी हो गई, ब्रुक बॉन्ड ताजा, ठीक है, ये सब इनोवेशन है। एक लास्ट इनोवेशन ये देखो, जब एमटीवी आया तो उसने नए तरीके के एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया पूरी दुनिया को। पहले एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, अपने बारे में अच्छा अच्छा बताओ, यही होता है ना, कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा बताओ। पहली बार इसने रिवर्स एडवर्टाइजमेंट करी। और देखो एडवर्टाइजमेंट में क्या कहता है, वीजेज, दे आर नॉट वीजेज, दे आर पीजेज। ये वीजे नहीं है, वीडियो जोकी नहीं है, तो पुअर जोकीज है। लोगों ने कहा कैसा है, अपने चैनल को ही गाली दे रहा है, अपने चैनल को ही बुरा कर रहा है। अच्छा देखे तो जरा एमटीवी में क्या आता है, अरे ब्रेकअप की कहानियां आती है और क्या आता है, दिन भर आता है, मैं भी देखता हूं, ठीक है। लोगों ने देखना शुरू किया एमटीवी, क्यों? क्योंकि उसने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा लोगों को नेगेटिव, एक रिवर्स एडवर्टाइजमेंट। याद होगा तुम्हें ट्रेन में चलते कुछ लोग, हर एक स्टेशन से खराब चाय, हर एक स्टेशन से खराब चाय। ये क्या है, ये मार्केटिंग का तरीका है, ये इनोवेशन है। ये जो नए तरीके का एडवर्टाइजमेंट है, कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया में दुनिया का जो बेस्ट ब्रेन होता है वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जाता है। चाहे सीए हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, किसी भी फील्ड का जो मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा होगा वो उस इंडस्ट्री में घुस जाता है। क्यों? यहां पे बहुत पैसा है, बहुत क्रिएटिविटी चाहिए, तुमको 10-15 सेकंड में लोगों के दिमाग पे असर करना है, तो बहुत सोच के बनाया जाता है एक एक एडवर्टीजमेंट, राइट। देखो कहते हैं एमटीवी महा थर्ड क्लास व्यूइंग, ये भी इनोवेशन है। थर्ड क्लास बोला, आपने टीवी को कह रहा है थर्ड क्लास, देखे तो जरा एमटीवी में क्या आता है। ऐसे ही करके उसने व्यूअर इकट्ठे किए, एमटीवी को देखने वाला कल्ट तैयार हुआ टीनेजर्स का, राइट। और एक लास्ट इनोवेशन CNN इंटरनेशनल। ये शाम को टीवी देखते हो, न्यूज देखते हो, आजकल दिन भर बैठ के कोरोना का न्यूज देखते हो, भिंडी बाजार, लड़ाइयां चल रही होती हैं, हिंदू मुस्लिम, ये वो, इंडिया पाकिस्तान, चाइना, डोकलाम, दिन भर चल। हमने ये नहीं किया, कांग्रेस बीजेपी, ये पार्टी वो पार्टी, शिवसेना, सब चलता रहता है ना दिन भर टीवी पे। इन सब झगड़े की, फसाद की जड़ ये CNN वाला है, टेड टर्नर। 1981 में इसने कहा, इसका एक विजन आया, इसने कहा कि मैं एक ऐसा टीवी चैनल बनाना चाहता हूं, न्यूज चैनल, जो 24 आवर्स न्यूज दिखाएगा, जहां बम छूटेगा वहां भी दिखाएगा, जहां गोला गिरेगा टैंक का वहां भी दिखाएगा। मतलब मेरे कैमरे सब जगह लगे होंगे, मैं हर जगह की एनी टाइम, एनीवेयर, ऑन एनी टॉपिक, एनी टाइम इन द वर्ल्ड मैं न्यूज दिखाऊंगा। ऐसा कमिटमेंट के साथ ये कंपनी आई और उसने करके दिखा दिया। ये न्यूज के फील्ड में, टीवी के फील्ड में बहुत बड़ा इनोवेशन था, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। उसके बाद पूरी दुनिया में न्यूज का इतना बड़ा नेटवर्क छा गया कि लड़ाइयां तक करवा देते लोग, राइट। This is called innovation. This is called technological environment, invention and innovation. I think so many examples are here. तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खुल गया होगा invention और innovation को लेकर के, right? बस यहां तक कोई सवाल है तो पूछो। आज इससे ज्यादा मैं डाइजेस्ट तुम नहीं कर पाओगे। प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज, आई एम हियर। कोई सवाल? प्लीज आस्क नाउ, क्वेश्चन ओनली, नथिंग, आई हैव नथिंग टू टीच नाउ। कुछ नहीं पढ़ाने वाला मैं, बस आज को इतना कैप्सूल बहुत था, इतना डाइजेस्ट करो बस। मेरे को कोई प्रेशर नहीं डालना, मेरे को 2 सेशन फालतू लेने, लेकिन मेरे को प्रेशर नहीं डालना। अभी तुमने आज क्या किया, डेमोग्राफी रिवाइज किया, पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट किया, इकोनॉमिक एनवायरमेंट अच्छे से किया और टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट का ये फंडा दे दिया। जो इसका लिटरेचर है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, सारे एग्जांपल्स के साथ, डेफिनेशन के साथ कंक्लूड कर दिया। आस्क क्वेश्चन इफ एनी।
ओनली क्वेश्चंस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी जनरल क्वेश्चन, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, यहां तक मॉड्यूल से, मॉड्यूल के बाहर से, कुछ भी जनरल क्वेरी, कोई भी जो एग्जांपल दिया उससे रिलेटेड, कोई चीज समझ में ना आई हो मैंने एक्सप्लेन किया हो उससे रिलेटेड, कोई वीडियो दिखाया उससे रिलेटेड, कुछ भी। ये मैं इतना डाइवर्सिफाइड क्यों आपको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपको इसकी जरूरत बीसीके में है, आपको इसकी जरूरत अदर सब्जेक्ट्स में है, आपको इसकी जरूरत सीए इंटरमीडिएट में है, क्योंकि वहां तुमको बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं पढ़ाया जाएगा। वहां इंस्टीट्यूट ये मान के चलेगा कि तुम सीए फाउंडेशन में बीसीके अच्छे से पढ़ के आए हो और तुम जवाब सारे सही दोगे, क्योंकि वहां पूरी एनवायरनमेंट की एनालिसिस पे ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ईआईएस पढ़ा जाता है। इसीलिए मैं यहां के लेवल के हिसाब से अगेन उसको केस बेस्ड बना के, एग्जाम्पल बेस्ड बना के तुमको डाइजेस्ट करवा रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग का अंडरस्टैंडिंग हो जाए और कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट, और 40 के 40 मार्क्स के हिसाब से वी आर रेडी। कहीं से भी कुछ भी पूछो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दोनों के लिए, तीनों के लिए रेडी है अपन। आस्क क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन प्लीज, मैं इधर ही हूं। नो क्वेश्चन? सब वन वे है, मतलब सब वन वे है। इधर तो मैथ्स है नहीं, अकाउंटिंग है नहीं, इधर तो बातें हैं, तुम्हारी बातें मेरी बातें, जितनी गप्पे मारेंगे उतना अच्छा रहेगा। नहीं पूछो, प्लीज प्लीज आस्क। नो क्वेश्चन? मैं क्लास ओवर कर दूं? आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है, टाइपो। ए तू बटर ना लगा, सुन कौन है ये, नाम बता। 3 हार्ट तेरे, तीन बस तेरे हार्ट दिखाई दे रहे हैं यहां पे, और कुछ नहीं। बाकी लोगों में एक आध हार्ट लगे हुए, तेरे में 3 लगे हुए। नाम बता मेरे को, बटरिंग ना कर, पहले क्वेश्चन पूछ। सॉरी ठीक है, तेरी खिंचाई कर रहा हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, लेकिन कहीं कोई डाउट, कहीं कोई क्यूरियोसिटी जैसे बच्चे के दिमाग में आती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा भी हो सकता था। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बट आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू कि भाई ऐसा दिमाग में आया हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता था। और नाम तो बता, तेरा नंबर नहीं सेव मेरे पास, बाकी कईयों के सेव है, कईयों के नहीं है। जिसके जिसके नेम है उसके सेव है, जिसके नेम नहीं है दिख रहे तो आई एम नॉट सेव। एनीवेज डोंट टेक इट अदरवाइज। चल कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं और कोई जवाब नहीं। मैं सवाल पूछूं? अभी नहीं पूछता, थोड़ा पढ़ा लूं फिर पूछूंगा। ओके, वीडियो देखिया ना, टेली का वो वाला नहीं समझा। साहिल, मतलब जो वीडियो दिखाया कौन सा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का, वो फर्स्ट वाला नहीं समझा। देखो मैं बताता हूं फर्स्ट वाला क्या था। देखो फर्स्ट वाले में क्या था, जो फार्मर होता है ना, तुमने गांव देखा है, गांव देखा है, फार्मर को देखा है? हाँ साहिल, गांव देखा है ना, किस खेती देखी है, खेत में अनाज उपजाते हुए। अरे रोज खाते हैं अपन लोग, सब्जी खाते, फ्रूट खाते, सब खाते। तो फार्मर के साथ क्या होता था कि वो जाता था ना जब अपना सामान बेचने के लिए मार्केट में, अड़हतिया होते, मतलब लोग होते हैं जो खरीदते हैं उनसे, ऐसे समझो, उनको हिंदी में बोलते हैं अड़हतिया, बाजार में मार्केट की टर्मिनोलॉजी है ये, राइट। ब्रोकर्स कह लो, वो होते हैं, वो तुम्हारा जितना भी प्रोडक्शन होता है सब खरीद लेते हैं। अनाज है, पैडी है, तुम्हारा वीट है, कुछ भी तुम लेके जाओगे वो खरीदेंगे, सोया है, कुछ भी है, फ्रूट्स हैं, जो भी तुम पैदा करते हो वो खरीदते। होता क्या था कि तुम 100 किलो लेके गए, उसने वो कांटे पे नहीं होता है, ऐसे तराजू लेके तौलते हैं, तो बड़ा सा धर्म कांटा होता है, तौलते हैं उस पे, नहीं वे करते हैं उसको, वेइंग मशीन होती है। उसमें क्या करते थे, 100 किलो का ना डंडी मारना जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, कि कम तौला उसको, कम उसको मापा,
तो 100 की जगह 95 ही दिखा रहा है मीटर पे, तो 5 किलो तो बेचारे किसान का नुकसान हो गया। तो हर किसान ऐसे ही 100-100 किलो पे, एक एक क्विंटल पे अगर 5-5 किलो का नुकसान कर रहा है, तो ब्रोकर के तो कमाई हो रही है, लेकिन उस बेचारे का तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो एकदम हार्ड लेबर्ड मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन करके ला रहा है वहां पे, मतलब मंडी में, मतलब मार्केट में। ठीक है, तो ई चौपाल बनाया, आईटीसी ने इस प्रॉब्लम को समझा। उसने समझा कि टेक्नोलॉजी अगर कोई बना दी जाए ऐसी कि ये इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर से इसकी तौल हो, इसकी कंप्यूटर से वेइंग हो, तो क्या हो जाएगा कि वो जो चोरी हो रही थी किसान की हर एक क्विंटल पे 5-5 किलो, तो सोचो हजारों क्विंटल पे कितने हजार किलो, कई टन किसानों का नुकसान हो रहा था। तो ई चौपाल बनाया, अलग अलग जगह सेंटर बनाए घर के, मतलब अलग अलग मार्केट के आसपास, और किसान वहीं पे अपना प्रोडक्शन सेल करने लगा, उसके थ्रू बेचने लगा, उससे किसान का फायदा होने लगा। देखो टेक्नोलॉजी आने से प्रोड्यूसर को बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, उस वीडियो में यही दिखाना था। उसका इनकम बढ़ गया, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। यही टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उसके लिए थ्रेट था, उसके रुपए का नुकसान हो रहा था, पर क्विंटल उसको 5-5, 10-10 किलो का नुकसान हो रहा था उसके प्राइस का। ठीक है, तो ये उसको बेनिफिट मिला। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? यही था उस वीडियो में। वही टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है ना, कि कैसे टेक्नोलॉजी के बीच में हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे आसपास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या सपोर्ट करने के लिए है सिस्टम, राइट? इसी तरह से सवाल पूछा करो, कोई भी चीज जो तुमको लगता है, मेरे हिसाब से हो सकता है मैं एकदम लेटेस्ट इंडस्ट्री की चीज डिस्कस करता हूं, हो सकता है तुमने पहली बार देखी हो, तुम्हें एक बार में क्लैरिटी नहीं हुई, तो देन कीप ऑन आस्किंग, पूछो मेरे से, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। श्रवण, तेरा कोई सवाल था? प्लीज आस्क। संप्रत, थैंक यू। अभी नोट करता, अभी इसको सेव करता हूं तेरा नंबर। साहिल, डन है? तेरे को समझ में आया? नो क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? खत्म करें? चलो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपना और अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो, अपनों का बहुत सारा ख्याल रखो। मिलता हूं अगले सेशन में आगे के इन्वायरमेंट के साथ। ग्लोबल इन्वायरमेंट करेंगे, अब बड़ा फैक्टर आएगा नेक्स्ट क्लास में, उसको बहुत अच्छे से समझना है, उससे क्वेश्चन आएंगे। सी यू सून, थैंक यू, बाय 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 बाय।